सभी वैद्यगण, सभियों को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि हम जब केस डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में व्हाट्सएप पे ऐसे मुझे पूछते हैं कि ये क्या करना, ऐसे हम कर रहे हैं पर वो चल नहीं पा रहा है। आप जैसे बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं पर जितनी संख्या आनी चाहिए उतनी संख्या नहीं आ पा रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मिसिंग है। हाँ, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ तो मिसिंग लिंक है, प्रैक्टिस में हो रही है। तो ये क्या है, यही तो हमें जानना है। हाँ, यही तो हमें डिस्कस करना है। हम मन ही मन में फिर वो पॉइंट रह जाता है, किसी को पूछे किसी को ना पूछे, कौन आंसर देगा, कौन बताएगा। अभी 15 साल मैंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की है, तो उसके आधार पर अभी मैं बोल पा रहा हूँ कि ये मैं इस टॉपिक पे मैं बोल सकता हूँ। तो पहले तो शुरुआत हमारी यहाँ से होती है कि हम बीएमएस को एडमिशन लेते हैं, और उस एडमिशन लेते समय कई लोग जो है उनका आईक्यू बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही तेज़ लोग रहते हैं, तो वो भी एडमिशन लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कठिन उनको पड़ता है ये मेडिकल सभी पढ़ाई करनी, फिर भी वो एडमिशन लेते हैं। तो हर आईक्यू के, हर बुद्धिमत्ता के स्तर के सभी छात्र होते हैं, अलग अलग छात्र होते हैं, और वो सभी बीएमएस को एडमिशन लेते हैं। और लेने के बाद जो कॉलेज का पैटर्न है वो हर एक का अलग अलग है। कईयों के कॉलेज अच्छे अच्छे शहर में हैं, उनके जो प्रोफेसर है वो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। कॉलेज के हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखने मिलती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए रुग्ण आते हैं, पंचकर्म देखने मिलता है, और ये सभी एक्सपोजर अच्छा मिलता है तो वो खुद की डिसीजन बना पाते हैं कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूँगा, या फिर मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने का विश्वास जो है वो मुझ में है। ऐसा वो विश्वास उनको 3rd ईयर 4th ईयर और इंटर्नशिप तक आता है। पर ऐसे कई विद्यार्थी हैं, ऐसे कई लोग हैं कि जिनके कॉलेज में उतना आयुर्वेद का एक्सपोजर है ही नहीं। उन्होंने ना कोई पंचकर्म के पेशेंट देखे होते हैं, ना कोई कर्म किया होता है, ना कोई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो क्रिटिकल पेशेंट आया है, उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया है, वो ठीक हुआ है। तो विश्वास ही नहीं बैठता, और आयुर्वेद जो है वो एग्ज़ाम के लिए ही देना है। हाँ, उतना तक ही सीमित है। हाँ, इस प्रकार से उनकी पढ़ाई होती है। तो ना वो आत्मविश्वास बिल्ट हो जाता है 3rd ईयर 4th ईयर इंटर्नशिप तक, और फिर इंटर्नशिप भी एलोपैथी में हो जाती है, तो सवाल ही नहीं उठता कुछ आयुर्वेद का दिमाग में आना, या फिर उस प्रकार से विश्वास कुछ होता ही नहीं। और फिर पास आउट होते हैं। फिर उनमें क्या होता है, पहले के जो मैंने बोला कि अच्छे कॉलेज में ये कर किए होते हैं, तो वो बराबर उनको मालूम रहता है कहाँ जाना, क्या सीखना, उस प्रकार से वो अध्ययन करते हैं, और फिर आगे का जो प्लानिंग है उस प्रकार से करते हैं। पर वो 2 नंबर के जो विद्यार्थी है उनका होता है फिर क्या करना। फिर वो किसी अच्छे शहर में जाते हैं, कोई अच्छा वैद्य देखते हैं और उसके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग सिर्फ लेक्चर सुन सुन के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कई लोग एलोपैथी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अच्छी खासी चलती है। फिर उनको लगता है नहीं, मुझे आयुर्वेदिक करना चाहिए। अलग अलग लेक्चर सुनते होंगे वो, उनको लिमिटेशंस मालूम रहती है एलोपैथी की। फिर वो धीरे 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 एखादा कल्प, एखादे पेटेंट ऐसे देने लगते हैं पेशेंट को। तो हिंगवाष्टक चूर्ण दो, त्रिफला चूर्ण दो, और ये दो वो दो। फिर बीच बीच में आयुर्वेदिक पुस्तकें पढ़ो। ऐसे करके धीरे धीरे भी आयुर्वेद पे स्विच होने वाले भी कई वैद्य हैं। कई वैद्य है, कोई अच्छे खासे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या फिर आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट रहते हैं, उसमें वो ज्वाइन करते हैं, फिर वो सीखते हैं और फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस डालते हैं। तो हर एक का इस आयुर्वेद में आने का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। कई अच्छे खासे वैद्य से सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर शास्त्र अध्ययन करते हैं, और उस मुताबिक प्रैक्टिस वो देखते हैं अच्छी खासी, और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो अलग अलग पैटर्न जो है वो अलग अलग हर एक इंसान के इसमें आया है। कई सिर्फ इन्फ्लुएंस उनमें आ जाता है, किसी वैद्य को प्रैक्टिस देखते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, और बहुत ही प्रभाव उनके जीवन में उसका पड़ता है, और पूरा का पूरा एलोपैथी करने वाले बहुत से डॉक्टर पूरा का पूरा सेटअप ही बंद करके पूरा आयुर्वेद करने वाले भी मैंने देखे हैं, और फिर अच्छी भी चलती है। अब ये सब पूरी जो अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग गतिविधि से, अलग अलग
परिस्थिति से आए हुए लोग, आयुर्वेद करने वाले, हर एक का पैटर्न अलग है और हर एक की फिर प्रैक्टिस का जो दायरा है, प्रैक्टिस करने का तरीका है और प्रैक्टिस चलाने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। ये सब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़े हो, बहुत ही अच्छे इन लोगों ने आपको पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मूल ग्रंथ पढ़ के सब कुछ किया है, फिर आप प्रैक्टिस करोगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही फ्लाइंग प्रैक्टिस चलेगी। ऐसे भी नहीं दिखता व्यवहार में। कभी कभार ऐसे ही स्टूडेंट पीछे पढ़ते, पीछे वैद्य आ गए हैं, ऐसे भी दिखता है। कई कभार ऐसे भी दिखता है कि कईयों ने कहाँ भी नहीं पढ़ा, किधर भी नहीं सीखा, खुद बुक पढ़ के, लेक्चर सुन के, ठोकरे खा के, गिर के, अपयश मिल मिलकर यशस्वी हुए वैद्यों की भी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि यही करोगे और इसके हिसाब से ही आपको मिलेगा और ऐसे ही करोगे तो ही प्रैक्टिस चलेगी, ऐसा भी कुछ पैटर्न नहीं है। मूलतः जो है, आप सक्सेस किसको, सक्सेस की डेफिनेशन आप क्या दोगे, इस पर बहुत से चीज़ें जो है वो डिपेंड है। अगर आपने प्रैक्टिस, ज़्यादा पेशेंट होने चाहिए, बहुत फीस होनी चाहिए, मनी मेकिंग ज़्यादा होना चाहिए और आर्थिक जो पैरामीटर है वो बहुत होना चाहिए, इस प्रकार से आप सक्सेस मानते हो तो वो एक अलग बात है। कईयों का सक्सेस रहता है कि शास्त्र अध्ययन करो, सिद्धांत जानो, हेतु देखो, ये करो वो करो, जितने जितने आयुर्वेदीय विचार है उस सब का विचार करो, पेशेंट को अच्छी तरह से पथ्य पालन बोलो, हेतु विपरीत चीज़ें बताओ और इस प्रकार से पेशेंट के हित के लिए कितना कर सकता हूँ मैं, वो ही ज़्यादा देखना और उस प्रकार से प्रैक्टिस करना, ये एक विचारधारा होती है। तो उसमें मनी मेकिंग, ये उसका जो प्रेफरेंस है वो दूसरा रहता है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहता। तो दोनों विचारधाराएं, कई विचारधाराएं रहती है कि मार्केटिंग ज़्यादा होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, या फिर हर्बल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बनाना और उस पर ध्यान देना और उस पर प्रैक्टिस का ये रहना। तो ऐसे भी है, विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं, मत भिन्नता है, वैविध्यता है। वैविध्यता रहनी चाहिए तो ही सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। सभी पुलिस हो गए तो चोर कौन होगा, ऐसी ऐसी चीज़ है ना। तो सभी होने चाहिए। किसी का मैं खंडन मंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं एकांतिक मत मेरा सिर्फ बोल रहा हूँ। हाँ, यही सही है यही गलत है ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार वो मिसिंग लिंक क्या होती है जब प्रैक्टिस चालू करते हो, तो ये बताने की कोशिश है शुरुआत से। फिर होता क्या है, हर एक का जो है, जो विद्यार्थी पास आउट होता है, जब वो डिसाइड करता है कि मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है, किसी इसके पास जाना है, उसके पास जाना है, किसी के पास जाना है और पढ़ लेना है और फिर करनी है, तब उस हर एक वैद्य का, हर एक विद्यार्थी का एक व्यक्तित्व रहता है। जैसे मैंने बोला कि कईयों का व्यक्तित्व ऐसा रहता है कि वो उसको 2 रुपये दिए तो उसको वो 4 करने की क्षमता रहती है। कईयों को 4 रुपये को 40 रुपये करने की क्षमता रहती है। कईयों को 4 रुपये को 1000 रुपये करने की क्षमता रहती है। हाँ, एक वो एक्स फैक्टर रहता है उनमें, ठीक है। कईयों को रहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे सिर्फ सेटिस्फैक्शन ढूंढना है, पैसे में कमा ही लूँगा, ऐसे का वैसे भी कमा ही लूँगा, पर मुझे देखना है कि रुग्ण कितना अच्छा हो, रुग्ण के चेहरे पर कितना आनंद मिला, मेरा निदान कितना अच्छा हुआ, मैं कितने कम से कम दवाइयों में पेशेंट को ठीक करूँगा, इस पर कईयों का फोकस रहता है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व है। कई लोग बोलेंगे मैं मार्केटिंग में ज़्यादा ये हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं पंचकर्म अच्छा से कर पाऊँगा, कई लोग बोलेंगे मुझे निस्वार्थी भाव से सेवा करनी है, पूरा घाटे में मेरी ज़िंदगी चलेगी तो भी चलेगी, ऐसे भी लोग हैं। तो सक्सेस किसको मानना, ये निर्भर करता है हर एक ऊपर। कई लोग सेटिस्फैक्शन को सक्सेस मानेंगे तो कई लोग जो है वो पैसे कमाना जो है उसको सक्सेस मानेंगे। तो हर एक पर डिपेंड रहता है कि सक्सेस किसको माने। अब ये जो व्यक्तित्व है अलग अलग, कि एक को मनी मेकिंग ही चाहिए, एक को प्रैक्टिस भी चाहिए, मनी मेकिंग भी चाहिए, ऑथेंटिक भी चाहिए, शास्त्राभ्यास भी चाहिए। एक है कि जिसको शास्त्राभ्यास पर ही ज़्यादा फोकस करना है। रुग्ण तो आएंगे ही आएंगे जब मैं शास्त्राभ्यास मेरा अच्छा होगा, जब मेरा अध्ययन अच्छा होगा, जब मैं मूल ग्रंथ वाचन अच्छा करूँगा, जब मैं उसका मूल ग्रंथ वाचन और जो व्यवहार है उसका जो है लिंक अच्छी तरह से मैं बना पाऊँगा, तो पेशेंट मेरे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा जो मानने वाला है वो भी एक धारा है, वो भी एक व्यक्तित्व है। होता क्या है, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग जो है
रहते हैं, उस प्रकार से अगर उसने उस प्रकार के गुरु के यहाँ, उस प्रकार के टीचर के यहाँ अगर उसने प्रैक्टिस कर ली, जैसे एक व्यक्तित्व है कि वो मानता है कि मैं पैसे बहुत कमा सकता हूँ, किस पेशेंट से ज़्यादा पैसे लेने हैं, किस पेशेंट से कम लेने हैं, वो मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ये पेशेंट ज़्यादा देगा, ये पेशेंट से मैं ज़्यादा, ऐसे भी व्यक्तित्व है। तो ऐसे लोग अगर उसी प्रकार के यहाँ सीखने गए तो जो है दोनों के जो व्यक्तित्व मैच कर जाता है, सिखाने वाले का और सीखने वाले का, तो उसकी जो व्यवसाय है चलने की जो क्षमता है, हाँ, संभावना है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों की व्यक्तित्व मैच होता है। पर कईयों का व्यक्तित्व निस्वार्थ होता है, वो बोलता है कि नहीं, पेशेंट का हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट में नहीं किसी ने पैसे दिया तो भी चलेगा, वो ठीक होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई गरीब पेशेंट है तो मैं कम उससे फ्री में भी इलाज कर सकूंगा, हाँ, इतना मेरी मेरी क्षमता चाहिए। तो इस प्रकार से भी विचार करने वाले लोग हैं। उसी प्रकार का व्यक्तित्व अगर हमारा होगा और उसी प्रकार के गुरु के पास अगर हम जाओगे, तो हमारा जो संभावना है सक्सेस की, हाँ, जिसको हम सेटिस्फैक्शन बोलेंगे, वो भी सक्सेस है, वो भी उसको ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व समान है। तो इसी प्रकार आप जब डिसाइड करोगे कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास सीखना है, हाँ, किस वैद्य को लेकर जाना है, किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए पहले आत्म परीक्षण करो कि मेरा व्यक्तित्व क्या बोलता है। मेरे व्यक्तित्व में स्वार्थ भाव ही ज़्यादा है, मेरे व्यक्तित्व में मेरे व्यक्तित्व में ज्वाइंट लोग हो रहे, मेरे व्यक्तित्व में यही भाव ज़्यादा है कि मैं रजोगुण ही ज़्यादा है। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यही गलत है ये सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकांतिक मत मेरा बोल रहा हूँ, ये अनेकांतवाद है। हम सभी हमारी जो विचारधारा है ना, तो शास्त्र की वो ऐसी है कि हर एक का मत है, वो हमें सुनना चाहिए। तो उस प्रकार का हमारा अगर व्यक्तिमत्व हुआ है, तो उस प्रकार का गुरु, उस प्रकार के टीचर के यहाँ सीखना ही अच्छी बात होगी। हाँ, अगर हमने अलग उसके पढ़ा तो हमें वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, उसकी बातें फिर अच्छी नहीं लगती, ये सब हो जाता है। तो ये बात है। देखो, हर टाइम सत्वगुण अच्छा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभार अच्छा, बहुत ही अच्छा ही बुराई भी हो सकती है। जैसे कर्ण था तो वो कर्ण स्नान करने जाता था और उसकी आदत थी कि पीछे वो बोलता था कि किसी को क्या मांगना है तो मांगे, हाँ, और वो देखता नहीं था याचक की और, वो देखता नहीं था, उसके तरफ पीठ करता था और बोलता था जो भी आपको मांगना है मांगो। और किसी ने भी कुछ भी मांगा तो वो देने की क्षमता उसमें थी। अगर उसने किसी ने प्राण भी मांगे तो भी वो प्राण दे सकता था, ऐसा उसका ये था। पर कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसके राज्य में किसी ने कुछ मांगा है और उसको देना पड़ा, इतना उसका राज्य जो है वो सुखी था। पर ये जो सत्वगुण है हायर लेवल का, वो भी कभी कभार गलत होता है, क्योंकि कई कई बार शत्रु ही आएगा पीछे और वो ही मांगेगा कि मुझे आपका प्राण ही चाहिए, तो फिर फायदा क्या है ना। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही अच्छा है प्रैक्टिस में, यही बुरा है, ऐसा नहीं। आपको विचार करना है। ये मैं जब सब कुछ बोल रहा हूँ, ये विचार मंथन है। आपको विचार करना है, आपको निर्धारित करना है ये सब कुछ। फिर आप ये करो, विचार करो कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली और मुझे रोज शास्त्र अध्ययन करना है, मुझे रोज शास्त्र अध्ययन करके रोज रुग्ण देखने हैं, रुग्ण जितने में अच्छी तरह से देखूं, एक एक रुग्ण अच्छी तरह से देखूं, उतना मेरा शास्त्राभ्यास अच्छा होगा। और फिर रुग्ण ठीक होना, यही मेरे लिए बहुत जो आनंद की व्याख्या है, सेटिस्फेक्शन की व्याख्या है, सक्सेस की व्याख्या है, वही मेरी सक्सेस की व्याख्या है। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो उसी प्रकार जो है वो आपकी गाड़ी जानी चाहिए। उसी प्रकार जो है वो आपका अध्ययन, आपका जो कर्म है, उसी प्रकार जाना चाहिए। आपके मन में अलग चीज़ है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे पैसे कमाना ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे इसी प्रकार से ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, शास्त्र अध्ययन तो मैं करूँगा ही, पर ये ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, तो उस प्रकार से ही अपना व्यक्तित्व जाना चाहिए। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के खिलाफ अगर आपने काम कर लिया तो वो ज़्यादा ठीक ठाक से चलता नहीं, वो गाड़ी ठीक ठाक से चलता नहीं। जैसे वो शार्क टैंक में वो लोग आए थे और उन्होंने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स के लोग आए थे और उसने वो जो है आर्टिफिशियल लेग बनाने का वो उन्होंने ये कर दिया। तो वो इन्फ्लुएंस हुआ था, उसके फैमिली में कोई तो गिरा था, पैर टूटे थे और उसने वो ये किया था। तो उन्होंने बोल दिया कि आपका जो फोकस है वो सर्विस के और ज़्यादा है ना,
और आप यहाँ आए हो कि पैसा कमाने के लिए, दोनों एक साथ नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते, है ना। तो इसी प्रकार आपका फोकस पहले निर्धारित करो, आपको करना क्या है, और उस व्यक्तित्व के अनुसार आप सीखो, उस व्यक्तित्व के अनुसार आप आगे चलो। हर एक का व्यक्तित्व, अब मेरा व्यक्तित्व बोलोगे तो उस 2 नंबर का व्यक्तित्व है, घाटे की तरफ जाने वाला व्यक्तित्व है, जिसमें घाटा ज़्यादा होता है, फायदा कम होता है आर्थिक स्थिति को लेकर, पर सेटिस्फैक्शन की जो चीज़ है वो ज़्यादा होती है। अब मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप अगर ये वैद्यकीय जो सेवा है, वैद्यकीय व्यवसाय जो है, उसको अगर हमने सेवा मान लिया, उसको हमने अगर सर्विस मान लिया, सर्विस मीन्स आपको सेवा करनी है, किसकी? रुग्ण की, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो कर्तव्य है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो सुबह उठकर, आप जो दिन भर दवाइयाँ बना रहे हो, आप दिन भर जो पेशेंट चेक कर रहे हो, वो कर्तव्य है। इस भाव से अगर आपने पेशेंट देखना चालू कर दिया, सेवा भाव से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि किसी से पैसे नहीं लेने, ऐसा नहीं, पर हमारा मूल जो एटीट्यूड जो रहेगा वो इस तरह से अगर रहा तो हमें यश मिलता है। जितना चाहिए उतना, उतनी आर्थिक जो है वो हमें मिलता है, पैसा मिलता है, और मुख्य हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, क्योंकि हम करने वाले क्या है? सेवा करने वाले, तो उसमें जो है वो प्रॉफिट और लॉस, ये 2 चीज़ें आती ही नहीं। उसमें सब आता है वो सेटिस्फैक्शन ही आ जाता है। पहले की जो चीज़ रहती है कि हमें मनी मेकिंग ही चाहिए, तो उसमें कभी कभार घाटा होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, उसमें डिप्रेशन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगर जिस अपेक्षा से हमने चालू किया है व्यवसाय, उस अपेक्षा में अर्निंग नहीं हुआ तो डिप्रेशन आना, हाँ, निगेटिविटी आना, ये संभावनाएं ज़्यादा रहती है। व्यवसाय के प्लेसेस बदलने की संभावना, एक जगह प्रैक्टिस करो नहीं चल रही, दूसरी जगह करो, फिर यहाँ नहीं चल रही, तीसरी जगह करो, ऐसे सालों में 2-2 जगह चेंज करने वाले वैद्य भी हमने देखे हैं। तो ये जो है वो चंचलता आ जाती है। हाँ, उसमें घाटे की शक्यताएं, इसमें उसमें डिप्रेशन की शक्यताएं ज़्यादा होती है। अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि उनका फोकस ही वही रहता है, ठीक है ना। तो दोनों के प्लस पॉइंट निगेटिव पॉइंट दोनों हैं। तो हमारा व्यक्तित्व क्या मैच करता है वो पहले जानो, ठीक है। दूसरी बात, वो जानने के बाद उसी प्रकार से अध्ययन, उसी प्रकार का गुरु, उसी प्रकार का टीचर, उससे आप ये करो, वार्तालाप करो, संभाषण करो, उसी प्रकार से आपकी कर्म करो। अगर आपने तय कर लिया कि हमें सेवा ही करनी है, हमें सर्विस ही देनी है, हमें शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र के हर छोटे मोटी चीज़ें हमें जाननी है, उसकी पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, उसके साथ हम पेशेंट देख रहे हैं, वो पढ़ाई अप्लाइड हो रही है और वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और उसमें ही मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, तो उसी मार्ग से चलो। पैसे रुग्ण देंगे, कोई पैसे छोड़कर जाता नहीं, ठीक है। पैसे ये देने वाले, पैसे मिलने वाले हैं। जो आम क्षेत्र में, आम सर्विसेज में, आम बाकी के फील्ड में मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे इसमें मिलता ही है। हाँ, वो बात है ही नहीं, पर हमारा फोकस अगर ये रहा, निस्वार्थ भाव अगर रहा, किसी के लिए कोई मेरा सुने इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना है इसीलिए मुझे बोलना है, अगर ये भाव रहा तो बाकी की चीज़ें मायने नहीं रखती कि मेरा लेक्चर अच्छा होगा क्या, मेरा कोई सुनेगा क्या, सुनने पर उनको पसंद आएगा क्या, ये भाव, ये क्वेश्चन ही बाद में आते नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलना कब चाह रहे हैं? जब मुझे लगता है तब मैं बोलूँगा। उसी प्रकार प्रैक्टिस का है, मुझे सेवा करनी है। हाँ, पेशेंट आज 2 आए, आज 5 आए, कल 20 आएंगे, 15 आएंगे, 25 आएंगे, कितने भी आने दो, उस पर मेरा कुछ निर्भर नहीं है। मेरा काम है आयुर्वेदीय प्रैक्टिस करना, मेरा काम है रोज ग्रंथ वाचन करना, मेरा काम है रोज रोज शास्त्र अध्ययन जो किया है उसका एप्लीकेशन करना। यही, इस पर ही मुझे अगर आनंद मिल रहा है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ चालू करनी है, किस एरिया में चालू करनी है, कौन सा स्पॉट सिलेक्शन करना है, हाँ, ये सब चीज़ें जो है, रेट कितने निश्चय करना है, कितने रेट तक हम ले सकते हैं पंचकर्म, हाँ, स्वेदन का रेट कितना है, ये सब जो चीज़ें हैं वो फिर बहुत ही सेकेंडरी हो जाती है। जब हमारा पहला फोकस ये रहता है कि मुझे सेवा करनी है। देखो, वैद्यकीय सेवा बोलते हैं हम, हाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से अगर हमने फोकस कर लिया तो बहुत ही फ़ायदा ही होता है। मेरा खुद का अनुभव मैं बोल रहा हूँ, फ़ायदा ही होता है। मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत से आ गए कि आप अगर टीका वाचन कर रहे हो तो आप ऐसे करो, हम ग्रुप बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, थोड़े पैसे थोड़े निकालोगे तो आपका भी अच्छा होगा, हमारा भी चलेगा।
तो मैंने वो सालों से मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कि करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, पर ऐसा कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पहले से ही कॉलेज वाले आपसे पैसे ले रहे हैं BMS करने के बाद, उसके बाद भी अगर हमने अलग अलग ये करने के लिए आपसे लिए तो क्या होगा फिर? कोई तो चाहिए जो बता सके कि ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ये इनफ रहती है कि जिससे आप अपना रोजी रोटी कमा सके। बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इतना से मिलेगा, पर आपका जो फोकस है वो सेवा भाव इतना ही रहना चाहिए। हाँ, आपके मन में अगर ऐसा कभी भी आए कि ये रुग्ण पे बहुत अमीर है, आढ़ रोगी है, अभी इसको यही क्या देना, और ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐसे अगर मन में अगर थोड़ी भी विचार आ रहा है तो समझ लेना आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं है। हाँ, तो उस प्रकार से आप जो है व्यवहार करो। जितना निस्वार्थी, मेरा मत है कि जितना निस्वार्थी भाव से आप कोई भी काम करोगे, जितना उस काम में आपकी रुचि रहेगी, ठीक है ना। कोई आप देखो कि ट्रैकिंग करने वाला इंसान, वो आनंद रहता है उसको ट्रैकिंग में। हाँ, फोर्ट पे जब चढ़ता है तो उसका आनंद रहता है, वो चढ़ने में जो काम करने में जो आनंद है वो उसका वो आनंद लेता है। उसको ये नहीं रहता कि मैं कब तक चढ़ूँ, कितना टाइम होगा, वो मेरे से आगे गया है क्या, नहीं गया क्या, उसमें उसका आनंद नहीं रहता। फल के प्रति उसको कुछ आनंद नहीं रहता। कोई चित्रकार देखो तो वो निकालते समय जो जितना आनंद रहता है, हाँ, उतना वो बाकी के समय नहीं रहता, क्योंकि उसको रुचि रहती है वो चित्र निकालने समय। वो कंपैरिजन नहीं करता कि इसका चित्र मेरे से अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए तुलना करना, अपेक्षा रखना, ये सब बंद कर दो। सिर्फ आपका आनंद किस में चाहिए? शास्त्र अध्ययन में चाहिए। आपका आनंद किस में चाहिए? वो शास्त्र के सिद्धांत जो है वो हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाइड करें। हाँ, और ये जो चीज़ है वो सतत करने की चीज़ है। अभ्यास जो है सतत करने की चीज़ है। आपको लग रहा है BMS के बाद अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा तो करी मत आयुर्वेद। आपको लग रहा है कि मैं एलोपैथी आयुर्वेद दोनों करूंगा, कुछ समय के बाद थोड़े थोड़े पेशेंट को आयुर्वेदा में स्विच करूंगा, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। वो कभी भी आप पूरा आयुर्वेद का नहीं कर पाओगे। आपको आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है तो पूरी की पूरी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है। एलोपैथी करनी है तो पूरी की पूरी एलोपैथी ही करो। ये बीच का जो चीज़ है कि पेशेंट में स्विच करूंगा बाद में इसमें आएंगे, ऐसा कोई कभी होता नहीं। ठीक है, करना है तो पूरी स्विच में करना है, पूरे फॉर्म में करना है, आयुर्वेदी करना है। हाँ, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने जैसा अच्छा कुछ है ही नहीं जिसमें आप रोज शास्त्र अध्ययन कर सकोगे, जो सिद्धांत है वो आप रोज अप्लाइड कर सकोगे। हाँ, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हेतुओं का अध्ययन रोज कर सकोगे। इतनी चीज़ें हैं अध्ययन के लिए जितनी चीज़ें बाकी के किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी लाजवाब, हाँ, ऐसी जो प्रैक्टिस है वो करना ही है। पर जो है अभी का जो ज़माना है, मोबाइल का युग है, हाँ, सोशल मीडिया का युग है, इसमें चंचलता बहुत है। आपका मोबाइल, आप दिन में, कई लोग तो बहुत पूरा दिन भर मोबाइल में रहते हैं और 1-2 घंटा देख लिया फिर रखा, फिर उनका डोपामाइन उनको स्थिर बैठने नहीं देता, फिर मोबाइल हाथ में ले लो, फिर ये चेक करो वो चेक करो। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वाचन संस्कृति जो है, वाचन, एक जगह बैठो 1 घंटा पढ़ो, ये जो है वो कम हो रही है। अभी नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो इतना अब नहीं पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज़ को सर्च करना, ये ग्रंथ से अच्छा वो गूगल पे सर्च हो रहा है। तो ये भी कई सोशल मीडिया के ड्रॉबैक आ जाते हैं और वो व्यक्तित्व में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय कभी कभार ये सब दिखता है कि 4-5 महीने यहाँ डाल दी थी, फिर कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसने छोड़ दी, फिर दूसरी जगह डाल दी, फिर वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसने गवर्नमेंट जॉब भी कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण जो हमें व्यवहार में दिखते हैं। ये जो मैं सब चीज़ें बोल रहा हूँ वो अनुभव के आधार पर, दिखने के आधार पर बोल रहा हूँ। हाँ, जो आप सभी को ये सभी आप एग्री करते हो इसके। या ऐसा क्यों होता है? 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप क्यों नहीं रुक पाते 1 साल? आप उस समय क्यों चिंतन नहीं कर पाते कि क्या आखिर कमी रह गई है, अध्ययन में कमी रह गई है कि क्या रह गई है? कई लोग बोलते हैं कि हमारा एरिया जो है वहाँ पर आयुर्वेदिक नहीं चलता, कहाँ वहाँ पर कोई करता ही नहीं। तो अगर ऐसा एरिया, तो वहाँ तो आयुर्वेद प्रैक्टिस चलेगी ही चलेगी। ठीक है, जहाँ किसी को मालूम ही नहीं है आयुर्वेद क्या है, जहाँ किसी को मालूम ही नहीं है कैसे ट्रीटमेंट होती है, वहाँ तो चलती ही चलती है, क्योंकि आप भी पहले रहते हो वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप जैसे रास्ता बनाओगे वैसी सोसाइटी, वहाँ के लोग उस रास्ते पर चलेंगे। तो स्पॉट सिलेक्शन करना, हाँ, सिटी सिलेक्शन करना, ठीक है, थोड़े हद तक वो सब कुछ ठीक है, पर उस पर इतना ध्यान लेकर चलना वो बहुत गलत है। आप पर आपके शास्त्र पर
विश्वास है, आपको आपके अध्ययन पर विश्वास है, तो बाकी की मैंने जैसे चीज़ें बोल दी, तो ये चीज़ें जो ये प्रश्न जो है बहुत सेकेंडरी हो जाते हैं। बहुत सी समस्या वहाँ ही सॉल्व हो जाती कि मैं क्या करूँ। हाँ, क्योंकि क्या करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, रोज करना है, नित्य करना है, उसके साथ क्या करना है, रुग्ण देखने हैं, तो ये सब करना है। तो कई आते हैं स्टूडेंट की बोलने, सर यहाँ प्रैक्टिस करूँ क्या, चलेगी क्या। ये चलेगी क्या क्वेश्चन जो है वही आत्मविश्वास पर संदेह निर्माण कर देता है, और जो चलेगी क्या बोलता है उसकी चलने की संभावना बहुत कम रहती है। प्रैक्टिस है वो चलती नहीं, वो चलानी पड़ती है। हाँ, उस एरिया में क्या बीमारियाँ ज़्यादा है उसका अध्ययन करना पड़ता है, मास साइकोलॉजी का अभ्यास करना पड़ता है। इधर के लोगों को क्या बीमारियाँ ज़्यादा है, इधर के लोगों को किस प्रकार की दवाइयाँ लेना पसंद है, इधर के लोगों को के आकर्षण किस जगह है, किस, ये सब जो वहाँ का एरिया है उस प्रकार से अध्ययन करके उधर की व्याधियों की संख्या क्या है, मैं किस व्याधि पर ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं किस दिशा में ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ये निरंतर अध्ययन महीनों महीने करना पड़ता है। तब जाके छठेवें महीने 1 साल में आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी जो है चल पड़ती है। और उतना जो है वो वेटिंग पीरियड, उतना जो है सब्र करना पड़ता है। और उसको सब्र नहीं बोलते, वो कर्म ही है। जैसे शेर को अगर शिकार करनी है तो वो घंटों तक एक हिरन को, जो ज़्यादा हिरन रहते हैं तो उसमें से वो ढूंढता है कि किसको मुझे पकड़ना है ना। और घंटों तक वो एक हिरन को या फिर एक अशक्त प्राणी को देखता है, और फिर 1-2 घंटे निरीक्षण करने के बाद वो क्या करता है, उस पर दौड़ता है और उसको पकड़ता है। तो वो 2 घंटे जो रहते हैं वेटिंग के, वो कर्म ही रहता है। वो 2 घंटे उसने वेस्ट किए है, इसीलिए उसकी शिकार उसको झट से मिल जाती है। तो उसी प्रकार जो है वो 1 साल जो है वो देना पड़ता है, उस पर अध्ययन करना पड़ता है कि क्या कमी रहती है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस दिशा में मुझे अध्ययन करना चाहिए, किस दिशा में मेरा एक्स फैक्टर ज़्यादा है। कैसा रहता है, कभी कभार हम अच्छे सिटी में आयुर्वेद पढ़ने जाते हैं और उस प्रकार से उस वैद्य से अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं, और फिर 1 साल होने के बाद जब खुद प्रैक्टिस डालनी आती है तब किसी गांव में या फिर तालुका लेवल पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वही पैटर्न हम कॉपी करने की सोचते हैं क्योंकि हमने वो देखा रहता है किसी वैद्य का, और फिर वही कॉपी पेस्ट हम जब करते हैं तो कभी कभार वो पैटर्न चलता नहीं। हाँ, चलता नहीं, वो फीस का स्ट्रक्चर चलता नहीं, वहाँ की पेइंग कैपेसिटी अलग रहती है, वहाँ का प्रदेश अलग रहता है। आपने अनूप प्रदेश में प्रैक्टिस दिखी होती है और आप वात जांगन प्रदेश में रहने वाले रहते हैं, तो उसी मात्रा में हम दवाई देने की सोचते हैं, तो वो होता नहीं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर रहते हैं और हम कॉपी पेस्ट करने सोचते हैं प्रैक्टिस, और वो होते नहीं। इसीलिए सबसे सीखो, पर खुद का भी अध्ययन करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर एक में ऐसा कुछ फैक्टर रहता है, एक्स फैक्टर, उस पर वो ज़्यादा काम किए तो वो उसमें अच्छे कमांड हासिल कर सकता है। ठीक है, कई लोग जो है वो पंचकर्मा अच्छे कर पाते हैं, कई लोग जो है वो औषधिकरण बहुत अच्छे कर पाते हैं, कई लोग है कि जो पेशेंट को काउंसलिंग अच्छे कर पाते हैं। तो हर एक का कुछ एक्स फैक्टर रहता है। वो एक्स फैक्टर उसके व्याधि के प्रति हो, उसके बोलने के प्रति हो, किसी के प्रति हो। तो जो हमारा जो है बल स्थान है, उस बल स्थान पर काम करना है, और जो बल स्थान नहीं है उस पर भी काम करना है, क्योंकि वो बाद में वो जो हमारा जो अल्प बल स्थान है वो ना सामने आए, तो उस पर भी काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा सब कुछ करके, व्यक्तित्व का विचार करके, खुद के उस प्रदेश का विचार करके अगर आपने चालू कर दिया आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना, फुल फॉर्म में करना बोल रहा हूँ मैं, पार्ट बीच बीच में पेशेंट आ रहा है उसको डाइसाइक्लोमाइन दो और उसको बोलो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ऐसा ये वाली प्रैक्टिस नहीं। या फिर आया पेशेंट और उसको डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन दे दो और ये कर दो, ये वाली नहीं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। फुल फॉर्म में आप, अभी भी कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं कई पेशेंट को आयुर्वेदिक दूंगा, कई को एलोपैथी दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं। उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आपको कभी में मिलेगा। आपको पूरा का पूरा वो एलोपैथी का सेटअप है या फिर कुछ जो कुछ आयुर्वेदिक एलोपैथी का कर रहे हो आधुनिक वैदिक शास्त्र का, वो पूरा, ये मेरा एकांकिक मत है, वो पूरा बंद करके आपको पूरा का पूरा आयुर्वेदिक चालू करना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक करने की इच्छा हो, अंदर से चाह हो, अंदर से आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, तभी होगा। किसी एक पत्थर को आपको डुबाना होगा और किसी एक ही पत्थर पर खड़े रहना होगा, तब जाके ही आप कर पाओगे। हाँ, कभी तो हार माननी पड़ेगी किसी चीज़ पर,
तभी किसी जीत की आप पहली नींव रख सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे होगा, तो वैसे होता नहीं, क्योंकि आपके मन में पहले से दूसरे विचार रहते हैं, दूसरा शास्त्र का अध्ययन रहता है, फिर उसमें आप आयुर्वेदिक कंपार्टमेंट बनाते हो, तो वो नहीं चलता। कई लोग रहते कि एक सुबह एलोपैथी कर रहे हैं, शाम को आयुर्वेदिक कर रहे हैं, ऐसे भी होता है। तो ये भी शास्त्र विपर्य दृष्टि है, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं। आपको करना है तो पूरे, क्योंकि रुग्ण उस प्रकार से देखेगा, है ना, आपको कि ये भाई वहाँ वो कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, वहाँ तो वो पेन किलर दे रहा है, तो इस प्रकार से भी होगा। तो इसीलिए जो है वो शास्त्र का जो विश्वास है, परम आदर जो है, वो उस प्रकार से चाहिए। हमें शास्त्र के सिद्धांतों पर, सूत्रों पर पूरा का पूरा विश्वास करके पूरी की पूरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 महीने प्रॉब्लम आ जाएंगे, 3 महीने प्रॉब्लम आ जाएंगे, रुग्ण आएंगे बोलेंगे इंजेक्शन है क्या, बोलेगा नहीं मैंने आयुर्वेदिक पूरी की पूरी चालू कर दी। रुग्ण आएगा बोलेगा मेरे नेबुलाइजेशन है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने ये पूरा का पूरा। फिर रुग्ण बोलेगा फिर आप क्या दोगे। हाँ, अगर आपके पास ये नहीं, अस्थमा का पेशेंट है तो क्या दे, तो आप बोलोगे मैं चूर्ण नहीं दूंगा, मैं यही दूंगा। फिर वो आपकी तरफ आएगा, और फिर आपके यहाँ की सोसाइटी, आपके यहाँ के लोग, आपके नज़दीक के सब लोग, उनको आदत पड़ जाएगी ये भाई बंदा जो है वो पूरा आयुर्वेदिक ही कर रहा है, और फिर उसी तरह के पेशेंट आपके पास आएंगे और आपकी प्रैक्टिस दौड़ने लगेगी। तो उसके लिए समय लगेगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर आप जो अभी कर रहे हो, कई लोग कर रहे हैं कि बीच बीच में ये और ये, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। मुख्यतः सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो आपको खुद चाहिए। सालों साल ऐसे की ऐसी रहेगी प्रैक्टिस। तो इसीलिए ये करो। दूसरी बात जो है कि शास्त्र अध्ययन, ये जो है वो नित्य करने की चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 2 दिन किए नहीं अध्ययन, कि इधर गया उधर गया, तो तीसरे दिन आपको ज़्यादा अध्ययन करना है। ये जो है वो सेल्फ रूल्स जो है वो खुद के लगाने हैं खुद को, कि नहीं कि मैं दिन में टीवी देख सकता हूँ, दिन भर मैं मोबाइल देख सकता हूँ, दिन भर 1-2 घंटे व्हाट्सएप पे अगर मैं बिता सकता हूँ, दिन भर फेसबुक पे बिता सकता हूँ, दोस्तों के साथ दिन भर घूम सकता हूँ, यहाँ वहाँ ट्रिप कर सकता हूँ, तो दिन में 1 घंटा जो है वो मैं शास्त्र अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये करना चाहिए। आज मैंने सुबह अगर मेरा शास्त्र कुछ अध्ययन नहीं हुआ तो शाम को करना चाहिए। एक ही दिन में झट से करना, फिर दूसरे दिन कभी करना नहीं, ऐसे नहीं करना है, नित्य होना चाहिए, है ना। आप जो कुएं में जो दोरी रहती है ना, जो दौर रहता है, वो भी वहाँ का पत्थर भी घिसता है बार बार, वो जब दौर जो है वो पत्थर पे घिस घिस के, तो देखो इतना बड़ा पत्थर जो है जो घिस नहीं पाता है वो दोरी से घिसता है। क्यों? क्योंकि ये सतत होता है, वो घर्षण सतत हो जाता है, और इस सतत का घर्षण जो है उससे वो पत्थर टूट जाता है। तो इसी प्रकार जो है सातत्य रहना चाहिए। 3 घंटे मत करो, 5 घंटे मत करो, पर 1 घंटा जो है वो रोज होना चाहिए। फिर आपका जो है वो रुग्ण देखना, अध्ययन करना, रुग्ण देखना, अध्ययन करना, ऐसे साइमल्टेनियसली अगर 6, 7, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे रहा तो एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक शास्त्र अध्ययन का जो है वो परिपूर्णता आ जाती है, और बाद में जो पेशेंट ठीक होने लगते हैं, रुग्ण की संख्या बढ़ती है, वो फिर किसी से वो रुकती नहीं, वो बढ़ती ही जाती है। तो ये नित्य होना चाहिए, और ये जो है वो राजमार्ग है। बाकी के सभी जो शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट्स ही है, यही जो है वो राजमार्ग है कि शास्त्र अध्ययन करो, रुग्ण देखो, शास्त्र अध्ययन करो, रुग्ण देखो। यही जो है इससे कंपटीशन नहीं है, इससे लॉस नहीं होता, इससे अपयश नहीं आता। हाँ, और ये राजमार्ग है, तो इस पर चलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। आपके जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। हाँ, किसी ने कुछ मैसेज किए हैं तो मैं देखता हूँ। सर बोलो। लेकिन सर अभी मैं तो बॉम्बे जैसे यानी ठाणे में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन अभी पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं। अभी समझ लो बात कफज ज्वर का पेशेंट था, उसको मतलब प्रतिशाय और खांसी और टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, ज्वर था 9900। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया उसको, पथ्य और आहार्य समझा दिया, लेकिन फिर भी वो यदि सिर से दूसरे दिन नहाता है और फिर उसको ज्यादा कैसे नहाता है। सुनो क्या होता है, पहले पहले जब प्रैक्टिस करते हैं तो रुग्ण का सुनना ना सुनना ये सब चीजें होती हैं। एक बार आपका खुद पर विश्वास आता है ना, जो अपयश है वो तो हमारे ऊपर आ जाता है ना। नहीं, ऐसा तो एलोपैथी में भी वो अपत्य करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
आप जो बोल रहे हैं वो अपवादात्मक बोल रहे हैं, सभी पेशेंट ऐसे नहीं करते। देखो पेशेंट को ठीक होना है, हाँ, हमें भी ठीक होना है, उसको करना है। तो ठीक होने की जो संभावनाएं हैं, ठीक है, ठीक होने की जो विचार है वो ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट ऐसे थोड़ी उसको लगता है नहीं मैं डॉक्टर के पथ्य नहीं फॉलो करूँगा क्योंकि मुझे बीमारी होना है, ऐसे थोड़ी उसके मन में रहता है, नहीं होता। ठीक है, बराबर है ना। पेशेंट को ठीक होना है, ये विचार मूलगामी है, वो हमें भी उसको करना है और उसको भी होना है। तो शक्यताएं ज़्यादा होती है कि वो पथ्य पालन करे, करता है। ठीक है, आप हमारा उसको समझाना और पथ्य के, क्योंकि क्या है देखो मैं अभी चूर्ण रहेगा तो आयुर्वेद में बहुत ऐसे करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं होता। देखो रुग्ण को सुनो, रुग्ण को बोलना है कि आपकी जो बीमारी है क्यों आ गई, तो ये अपत्य हो गए, है ना, ये अपत्य हो गए और इसलिए बीमारी आ गई। अगर इस बीमारी के लिए मैं सिर्फ औषध दे दूं और आपने अगर ये पथ्य नहीं लिया नहीं, तो आपकी बीमारी वापस से आ जाएगी। ये समझाना है ना, वही तो ट्रिक है। ठीक है ना। और ये जो समझाने समय हमारा आत्मविश्वास और अनुकंपा कितनी है रुग्ण के प्रति, ये बहुत निश्चय करती है बाकी की चीजें। वो पेशेंट आपका सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अरे बोगस डॉक्टर का भी सुनते हैं लोग, कहाँ कहाँ जाकर कुछ कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे चीजें करते हैं जो चीजें करने के लिए भी कठिन है। इस पेड़ का ये निकालो, उस पेड़ का वो करो, ये मिट्टी में ये डालो, ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? और हमारा सिर्फ नहा मत ये चीज नहीं करते, क्योंकि जो तरीका है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसको कॉन्फिडेंटली बोलना है कि क्या करना है, किस वजह से क्या है। और जो नहीं सुनेगा वो नहीं अपना पेशेंट, जो सुनेगा वही है। देखो पेशेंट को ठीक होना है, ये मूल विचार है। किसी को भी बीमारी अच्छी नहीं लगती, रुग्ण को भी नहीं अच्छी लगती, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं डॉक्टर ने बोला है नहाना नहीं है, मैं जानबूझकर नहाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे बीमार होना है। ऐसा विचार थोड़ी उसके मन में ऐसा विचार नहीं है। उसको इतना नहीं इंपॉर्टेंट लगता कि नहाने से कुछ व्याधि मेरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बराबर है ना। उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि मैंने अगर ये आम ज्वर है और हमने दूध पी लिया मैंने तो मेरा ज्वर बढ़ेगा। उसको इंपॉर्टेंट नहीं मालूम रहता। वो इसलिए नहीं पीता दूध कि नहीं मुझे बीमार और पड़ना है, मेरा ज्वर और आना चाहिए इसलिए मैं दूध पीऊंगा, ऐसे नहीं वो पीता, बराबर है ना। उसको ठीक ही होना है, पर उसको इंपॉर्टेंस नहीं मालूम कि मेरा ये ज्वर शाम है तो मुझे दूध नहीं पीना है, अगर मैंने दूध पिया तो क्या होगा, ये जो चीज है वो हमें समझानी है। ठीक है, अगर आपने उस ज्वर में दूध पी लिया तो कितने बड़े कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसके लिए आप अतिशयोक्ति अलंकार यूज करो, उसके लिए आप उपमान प्रमाण यूज करो, उसके लिए आप किसी भी अलंकारिक भाषा यूज करो, पर उसको समझ में आना चाहिए। क्या है मालूम है क्या, हमने आयुर्वेद पढ़ा रहता है, उसने आयुर्वेद नहीं पढ़ा रहता, वो पूरा ब्लैंक रहता है। हमें तो सब कुछ मालूम रहता है, विरुद्धान्न से लेकर आम से लेकर अग्नि तक के विचार। तो होता क्या है, दोनों में जो है वैचारिक जो है वो दरी आती है। हाँ, हम ऊपर है वो नीचे है, ठीक है ना, अध्ययन के प्रति। तो होता क्या है, हमें जो जितना इंपॉर्टेंट मालूम है कि इधर स्नान नहीं करना है, इसमें दूध नहीं लेना है, इसमें अध्ययन गलत है, उतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं मालूम है, बराबर है ना, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो हमें उसके लेवल तक, उसके लैंग्वेज के, उसको क्या लैंग्वेज समझता है, किस भाषा का प्रयोग करता है ना, उसका एक स्तर रहता है ना पेशेंट का। हर पेशेंट थोड़ी ये समझता है अरे नहीं अगर केला दूध खाओगे तो विरुद्धान्न होगा, विरुद्धान्न आमविष निर्माण करेगा, ऐसी भाषा वो समझ नहीं पाएगा। उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हाँ, देखो ये पॉलिटिशियन देखो, कोई भी नेता देखो, कुछ भी देखो, उनकी एक साइकोलॉजी देखो। अब कोई वहां से दिल्ली से आएगा, कोई बंगाल में गया तो वो क्या करता है, वो बंगाल के लोगों का जो वेश है वो परिधान करता है ना, वहां की जो टोपी है वो डालता है ना, डालता है। फिर वो जॉर्ज बुश आ गया तो भी वो महाराष्ट्र में आता है तो बोलता है नमस्ते करके बोलता है ना। क्या जरूरत है उसको बोलने की नमस्ते, जरूरत है ना, नहीं है। वो जताना चाहते कि मैं आपसे जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। ये क्यों जरूरत होती है बताने की। जब कोई पॉलिटिशियन आता है, किसी दूसरे कर्नाटक में गया, किसी आंध्र में गया, तो वहां की वेशभूषा परिधान करता है, वहां का जो पहला वर्ड जो रहता है नमस्ते होगा या जो भी होगा, तो वो लाइन उनके भाषा में बोलता है। बाद में उसका जो भाषण है हिंदी में हो किसी में वो बोलता है, पर वो शुरुआत इस प्रकार से करता है। क्यों? क्योंकि वो जताना चाहता है कि मैं आपसे में से हूं, है ना, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। ये पहले वो अपना कंफर्ट जोन बनाता है, बराबर है ना। नहीं तो कौन सुनेगा जॉर्ज बुश को, कोई नहीं सुनेगा, है ना।
तो वो पहले ऐसे बताना चाहता है। उसी प्रकार जो है हमारा कंफर्ट जोन बनाना चाहिए पहले। हाँ, वो किस भाषा समझता है, उसको किसके प्रति आकर्षण है। मैंने केस डिस्कशन के अलग अलग इसमें भी मैंने वो सब चीज़ें बोली है। हाँ, उसको ये नहीं जानना है कि आप कितना पढ़े हो, आपको क्या क्या कंसेप्ट मालूम है, उसको ये नहीं जानना है कि आपकी संकल्पना क्या क्या है, ये नहीं जानना है। उसको जानना है कि आप मुझे कैसे समझा पा रहे हो। आपकी भाषा जो है, आपका जो विषय जो है, जो भी विरुद्धान्न का हो, अग्नि का हो, वो मेरे हृदय तक पहुंचना चाहिए ना। तो वो कैसे करना है, ये हमारा, यही तो हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है ना, बराबर है ना। कोई वेंटिलेटर पर पेशेंट है, कोई आईसीयू पे पेशेंट है, वो डॉक्टर देखो स्ट्रिक्टली बताते हैं ये डाइट नहीं करना है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना। क्यों? उनका शास्त्र अध्ययन, उनका विश्वास वैसे रहता है। क्योंकि अगर नहीं किया तो मृत्यु का भय भी दिखाते हैं, बराबर है ना। अगर आम विष से मृत्यु हो सकता है ना, तो आपको बोलना चाहिए ना पेशेंट को कि ये टॉक्सिन्स फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होके इस प्रकार से काम होगा। मेरा एक पेशेंट था, उसने भी ऐसा किया और उसका ऐसे हुआ। क्यों नहीं दिखाते? दिखाना चाहिए भाई, अगर वो नहीं पथ्य पालन कर रहा है तो, बराबर है ना। उन्माद में भी तो आसन चिकित्सा है ना। तो इसी प्रकार से उस रुग्ण किस भाषा में वो उसको पता चलेगा, समझ में आएगा, उस प्रकार से उसको समझाना है। हाँ, मेरे पास कभी पेशेंट विद्यार्थी आते हैं तो बोलते हैं सर आप तो चूर्ण दे रहे हो। अरे हमारे पेशेंट बोलते मैं नहीं चूर्ण खाऊंगा। ठीक है ना, तो हम वटी भी रखते हैं। तो बोलते, कई रुग्ण बोलते यार कैप्सूल करो, तो वो कैप्सूल भी बनाते। अरे रुग्ण तो उसके कंफर्ट जोन में बात करेगा, है ना। वो बाद में बोलेगा आप घर में आओ मुझे दवाई दो, तो आप घर में जाकर दवाई दोगे, ऐसे नहीं होगा, है ना। हम बोलते हैं कि हमारे पास यही है चीज़, यही आपको खानी है, और हमारा जो हेतु है वो आपको ठीक होना है। आपका हेतु ऐसा है क्या ठीक होने का? अगर उस वैसा हेतु आपका है ठीक होने का, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप करो, खत्म। पेशेंट को क्या लगेगा, वो क्या सोचेगा, वो भी अगर हमें सोचना पड़े तो फिर हम कहाँ के वैद्य रहेंगे, बराबर है ना। हमें क्या सोचना है, हमें हेतु देखनी है। हमें क्या सोचना है, हमें शास्त्र अध्ययन करना है। हमें क्या सोचना है, हमें शास्त्र अध्ययन किया हुआ रुग्ण देखना है। हमें क्या सोचना है, वो रुग्ण की संप्राप्ति देखनी है। हमारा जो दिमाग है वो उसी में ही घुसाओ। हमारा दिमाग इसी में मत घुसाओ कि पेशेंट मेरी दवाई लेगा क्या, उसको पसंद पड़ेगा क्या, है ना, वो बाद में मेरे पास आएगा क्या, है ना, उसको ये लगेगा क्या। वो इस पर हमारा पोटेंशियल मत खर्चा करो। हमारा पोटेंशियल पूरा का पूरा इसमें लगाओ कि मैं कितने कम से कम दवाइयों में कितने अच्छे रिजल्ट में दे पाऊंगा, कितने अच्छे से अच्छे में पथ्य बता पाऊंगा, कितने उसके हेतु में निकाल पाऊंगा, हेतुओं के गुण में निकाल पाऊंगा, उस गुण के विपरीत में कितने पथ्य दे पाऊंगा। इस पे ही आपका पोटेंशियल, उस पे ही आपका टैलेंट खर्चा कर दो। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नील हो जाएंगे। ओके, बराबर है। ये मैं कब बोल रहा हूँ, 12-15 साल के प्रैक्टिस करने के बाद बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अनुभव नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा भी पहले होता था कि अरे ये हो नहीं रहा, अरे ये नहीं हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया सोचना। मैंने सिर्फ मूल ग्रंथ लिया, फिर मुझे संस्कृत नहीं आती, फिर संस्कृत पढ़ने लगा। फिर संस्कृत की कोई डिग्री नहीं थी, अब मैं एमए को भी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि मूल ग्रंथ मुझे पढ़ने, मुझे संस्कृत आनी चाहिए। तो मैंने उस प्रकार से अध्ययन, मैंने ये नहीं सोचना चालू किया अरे पेशेंट क्या करेगा, उसको क्या करना है संस्कृत, वो नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे मूल ग्रंथ पढ़ने हैं। क्यों मूल ग्रंथ पढ़ने हैं? क्योंकि मुझे हर एक टीकाकार क्या क्या बोल रहा है उस स्थिति के बारे में वो जानना है। मैं अगर अनुवाद ही पढ़ते बैठूंगा तो लेखक क्या बोल रहा है वो मैं सोचूंगा। मैं कब सोचूंगा कि चक्रपाणी को क्या लगता है, मुझे कब मैं सोचूंगा कि मुझे अरुण दत्त क्या बोल रहा है, हेमाद्री को क्या लगता है, डल्हन को क्या लगता है, ये मुझे कब मुझे जानना पड़े, मुझे पता चलेगा जब मैं मूल ग्रंथ पढ़ूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी, तो मैंने वो अध्ययन चालू कर दिया, मैं वो कर रहा हूँ। इस दरमियान मैं वो नहीं सोच रहा था कि क्या करूं, पेशेंट को क्या लगे, उसको गुटी रखूं, उसको कैप्सूल रखूं, उसको ये रखूं, उसको, वो नहीं सोच रहा था। फिर मैंने सोचना चालू किया कि मैं सिद्धांत के अनुसार कितनी कम से कम दवाइयां दे सकूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना गुणों का विचार मैं कर पाऊं, है ना। हमारा एक आरंभ बिंदु और अंत बिंदु ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे शास्त्र में बताया कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो ये आरंभ अंत बिंदु आपने निश्चित कर दिया है। एक आधा पेशेंट है, जैसे डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट के पास अगर स्किन का पेशेंट गया तो डेंटिस्ट नहीं दवाई देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बोलता वो मेरा फील्ड नहीं है। वो ऐसे नहीं बोलता अरे यार मैं इसमें अनसक्सेसफुल रहा, अरे यार मुझे ठीक ही नहीं, ऐसे नहीं है। उसने उसका आरंभ बिंदु और अंत बिंदु निश्चित कर लिया है। मेरे पास दांत के पेशेंट आएंगे और ये आएंगे,
है ना। उसी प्रकार अगर आपके पास परफोरेशन का पेशेंट आ रहा है, जाने दो ना सर्जन के पास, ठीक है ना, वो गलत नहीं है, ठीक है। मर्यादा जो है वो हमें है, शास्त्र को नहीं है। जब हम किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते, वो क्रिटिकल में जाता है, तो गलती हमारी रहती है, शास्त्र की नहीं रहती। क्योंकि जैसे शास्त्र ने बताया है उस तरह से 100% कोई भी नहीं, हम भी नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो कठिन होता है किसी भी चीज़ 100% फॉलो करना। तो कई चीज़ें, कई अंश जो है वो रह जाते हैं, और वो रह जाते हैं अंश, उसमें ही अनसक्सेसफुल जो है वो फेल्योर आ जाता है। तो हमारे दायरे जो है वो रखो ना, कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं करूँगा, है ना। अगर ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आ गए और लग रहा है मुझे क्रिटिकल है, आप भेज दो ना, रेफर करो ना। आपके पास जो 98% केसेस आने वाली हैं, आमवात के हैं, अग्निदुष्टि के हैं, आम पाचन करना है, संधिवात से लेकर स्त्री समस्याएं, सौंदर्य विषयक समस्याएं, हाँ, त्वगत विकार, बहुत सी व्याधियां हैं। 90% जो व्याधि है वो आप ठीक कर सकते हो। 2% का क्यों विचार करना है कि नहीं मैं क्रिटिकली पेशेंट हैंडल करूंगा। क्रिटिकल जहाँ मेडिको लीगल पॉइंट्स ज़्यादा है, जहाँ सक्सेस की संभावनाएं कम है, जहाँ फेल्योर के रेट्स ज़्यादा है, वहाँ वो डॉक्टर्स है ना, है ना। तो 98% पर विचार करना और उस पर काम करना ही ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये मेरा एकांतिक मत है, बराबर है। तो वो काम करो, बराबर है ना। आमवात का रुग्ण नहीं ठीक कर पाते, उनके पास नहीं दवाइयाँ हैं, ऑटोइम्यून डिसीज पर दवाइयाँ नहीं हैं, कितने समय तक वो स्टेरॉइड देंगे, तो नहीं दवाई। ये रुग्ण आपके हैं, 100% आपके रुग्ण हैं, आयुर्वेद के रुग्ण हैं। हाँ, इनफर्टिलिटी है, कितने रिजल्ट है, नहीं है, ये 100% आपके रुग्ण हैं। ऐसे कितनी हज़ारों बीमारियां हैं, 98% बीमारियां हैं जो आपके पेशेंट है, जो आप ही अच्छा कर पाओगे। रक्तजार्श क्या ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल क्या ट्रीटमेंट है एलोपैथी में, उनको विरुद्ध धान्य से अर्श होता है ये भी नहीं मालूम है, क्या ट्रीटमेंट वो दे पाएंगे, बराबर है ना। ऑपरेशन करने के बाद भी फिर ब्लड निकलता है, दधी सेवन करने के बाद रक्तजार्श बढ़ता है ये भी नहीं उनको मालूम, दधी उष्ण है क्या शीत है ये भी नहीं मालूम, यहां तक अज्ञानता है वहां पर। तो इतना हमारा जो बलस्थान है वो बहुत अच्छा बलस्थान है जिस पर हम काम करें। अग्नि ये हमारा बहुत अच्छा बलस्थान है, आम संकल्पना ये हमारा बलस्थान है, विरुद्धान्न यह हमारा बहुत बड़ा बलस्थान है, आहार मात्रा, आहार संज्ञा, है ना, आहार राशि ये हमारे बलस्थान है। आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार का आहार होना चाहिए, ये बलस्थान है हमारी। तो वो बलस्थान जो है उस पर काम ज्यादा होना चाहिए, बराबर है ना। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ऋतु संधि है, ये बलस्थान है, जो बलस्थान आधुनिक वैदिक शास्त्र में है ही नहीं, उनका चिंतन ही नहीं है। अब वसंत में कफ के रुग्ण क्यों बढ़ रहे हैं, इसका निदान, इसकी वजह हमारे पास है ना, उनके पास है क्या। हेमंत में जो कफ का संचित हुआ है इसका विलयन अभी ये वसंत में हो रहा है, बराबर है ना, शिशिर में हो रहा है। तो ये जो विलयन है इसकी जो कारण मीमांसा है वो हमारे पास है, आधुनिक वैदिक शास्त्र में है वो नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीज बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे बोल रहे हैं ना वो। तो इसी प्रकार से हमारी जो बलस्थान है उस पर काम करो। वो बलस्थान क्या है, हमारी संकल्पना क्या है, वो रुग्णों को बताओ। हाँ, हमारी भाषा, हमारी संज्ञाएं आयुर्वेदीय होनी चाहिए, हमारी भाषा, हमारी विचार चिंतन वो आयुर्वेदीय होना चाहिए। इस प्रकार से करोगे तो बहुत से रुग्ण आपके पास उसी दायरे से आएंगे, वो भी वही संकल्पना यूज करेंगे, वो भी उसी विचार पर आएंगे और आपके पेशेंट उस प्रकार से बढ़ेंगे, ऐसे मुझे लगता है। अभी इतने साल के प्रैक्टिस के बाद ये बोल रहा हूँ, बहुत अनुभव के साथ ही बोल रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो सर, पेशेंट के बारे में पूछना था कि कभी कभार हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम किसी नॉन सिटी ऐसे विलेज लेवल पे काम करते हैं, तो उनको भाषा में उनकी तरह समझाना पड़ता है उनको। और उनके बाद भी वो क्या पूछते हैं, उनका लास्ट क्वेश्चन कि कितने दिन में ये रिलीफ मिलेगा। पेशेंट अपने पास आता है, उसका दीपन पाचन कितने दिन होना चाहिए पता नहीं होता, उसका कितना दोष बड़ा होता है ये पता नहीं, क्योंकि हम केस टेकिंग लेने के बाद ये जजमेंट करते हैं। लेकिन पेशेंट मानो कि इनफर्टिलिटी का हो या पीसीओडी का हो, कौन सा भी हो, वो पहले पेशेंट
क्वेश्चन क्या पूछता है, मैम कितने दिन में ठीक होगा, रिजल्ट कितने दिन में आएगा। तो ये जो जजमेंट है ना सर, तो ये उनको कितनी विश्वास के साथ, मतलब हम कितनी भी काउंसलिंग करें तो उनका जो ये पहला क्वेश्चन है ना वो कैसे बताना चाहिए। मानो कि डिसीज कौन सा भी हो, लेकिन पेशेंट एलोपैथी के बाद हमारे पास जब आता है तो पहला क्वेश्चन उसका ये होता है कि कितने दिन में आप रिजल्ट में देखो, कितना पैसा जाएगा कभी नहीं पूछता। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए सर। तो माइक बंद कर सकते हैं। हाँ, तो आधुनिक वैद्यक शास्त्र में भी वो नहीं बताते कि इतने दिन में आप ठीक होगे। हाँ, वो भी टेंटेटिव बताते हैं। पहली जो बात है वो पेशेंट अगर ऐसा बोले, हाँ, अब पेशेंट की व्याधि कौन सी है उस पर ये सब बाकी की डिस्कशन अवलंबन है। फिर भी पेशेंट जब ऐसे पूछता है तो उसको बोलना है कि आप दरवाज़ा कब तक नहीं खोलते, जब तक कोई बजाते तब तक कोई खोलता नहीं, तब तक बजाना है। उसी प्रकार आपको जब तक ठीक नहीं लगता है तब तक आपको दवाई लेनी है। तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए उनको बोलना है, देखो आप जैसे हो वैसे ही मैं हूँ, मैंने ही शास्त्रीय अध्ययन किया है, 4 बुक्स मैंने ज़्यादा पढ़ ली इसीलिए मैं वैद्य हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मेरा काम है ये व्याधि को समझना, मेरा काम है इस संप्राप्तियों को उसकी भाषा में बोलो कि मेरा काम है उस व्याधि क्या है, उस व्याधि का निराकरण कैसे करना, उसकी सब दवाइयाँ मेरे पास है। आपके शरीर में वो व्याधि कितनी बड़ी है, हाँ, कितने उसके मूल अंदर तक गए हैं, ये मैं बाहर से कैसे पता कर सकूं, है ना। तो जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत मन से बोलो कि मुझे आपको ठीक करना है, ये पहले वाक्य बोलो, पेशेंट बहुत खुश हो जाता है कि मुझे आपको ठीक ही करना है और ये जिम्मेदारी मेरी है। कब तक ठीक करना है ये नहीं मैं बता सकूंगा, पर मुझे तो ठीक करना ही है आपको। ऐसे अगर बोल दोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। देखो वो रुग्ण है, वो सामान्य रुग्ण है, उसके जो प्रश्न है बहुत सामान्य ही रहेंगे कि मैं कितने दिन तक ये करूं, कितने दिन तक दवाई खाऊं, कितने दिन तक रिजल्ट मिलेगा, हाँ, ये तो प्रश्न रहेंगे ही। पर हमें जो है हमें इस प्रकार से आंसर देना है। हाँ, आधुनिक वैदिक शास्त्र में भी वो नहीं बोलते कि 14 दिन में आप ठीक हो जाओगे, 3 दिन में अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता। बाद में वीकनेस आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो उनको बोलो जो भगवान है उन्होंने ये देह बनाया है और इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि हम बता नहीं सकते कि कितने दिन में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ज़्यादा साल प्रैक्टिस करने के बाद एक कुछ जो है वो जजमेंट आ जाती है कि ये इस रुग्ण में अगर आम पाचन करना है, तो उनको ऐसे बोलो कि आपको 4-5 दिन में आपका जो गुरुता है वो आपको लघुता महसूस हो जाएगी, आपको जो आलस्य है वो चला जाएगा, आपको जो दिन में नींद आ रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये पैटर्न जो है वो आप उनको बता सकते हो। हाँ, जैसे जैसे आम पाचन होगा वैसे वैसे ये लक्षण आपके कम होते जाएंगे, फिर आपका ये व्याधि दिखने लगेगा। इस प्रकार से उसको थोड़ा बहुत कल्पना दी तो वो ठीक हो जाता है, और उसको लगना चाहिए कि आप बहुत उसको ठीक करने ही वाले हो। इस प्रकार से आपका जो पहला ये है वो कर दो। कभी भी चालू करते समय, काउंसलिंग करते समय न से मत चालू करो, नकारार्थ से मत चालू करो। जो भी चालू करोगे वो पॉजिटिव से चालू करो कि हाँ होगा, ठीक है। आप थोड़ी 100% गारंटी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, पर एश्योरेंस है जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आपका जो वाक्य है, वाक्यार्थ है, वो आपका जो बोलने का तरीका है वो होगा, इस प्रकार से होना चाहिए। हाँ, मैं करूँगा इस प्रकार से होना चाहिए, आप ठीक होंगे इस प्रकार से होना चाहिए, ना कि देखूंगा होगा कि नहीं, करेंगे होगा कि नहीं, बहुत कठिन बीमारी है। आप ऐसे जो है वो नकारात्मकता जो है वो फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाती। अभी के जो बीमारियां हैं वो बहुत ही साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, मानसिक स्तर पर रुग्ण ज़्यादा है, तो आपको काम भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी रुग्ण को ऐसे मत बोलो कि 10 दिन है 15 दिन है लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ मत बोलो। पर ऐसे आप पैटर्न बोल सकते हो कि 2-3 दिन में आपको लघुता महसूस होगी, हाँ, फिर आपको ये शिरोज जड़त्व है वो कम होगा, आपको जो ज़्यादा प्यास लगनी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ऐसे वो पैटर्न जो है वो आपको पेशेंट को बोलते जाओ, ताकि वो उसको जान जाएगा, हाँ डॉक्टर ने बोला था अभी लघुता, अभी थोड़ी सा लघुता आएगी, अभी गुरुता थोड़ी कम हो गई, वो जान जाता है, ठीक है। थोड़ी भी कम होगी तो वो कोरिलेट करता है, आपने जो बोला है ना कि हाँ मुझे लघुता बोला है उन्होंने आएगी, तो मुझे आज ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा है ना। तो इस प्रकार से आप बोलो, ठीक है। और उसको पहले बोलो कि मैं आपको ठीक ही करूंगा, ठीक है, मेरा कर्तव्य आपको ठीक करना। हाँ, अगर क्रिटिकल केस है तो बोलना कि मैं चैलेंज लूंगा, मैं अच्छा करूंगा आपको। तो ये मोटिवेशन करना, एश्योरेंस देना, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो करते नहीं लोग, डराते हैं लोग। जब ओपीडी में पेशेंट आपके आता है
काउंसलिंग होने के बाद जब जाता है तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट लगना चाहिए कि मैं ठीक होऊंगा। हाँ, उसके अगर चेहरे पर डर लग रहा है तो आप गलत हो रहे हो या फिर आपका कुछ गलत हो रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उसको, ऐसे नहीं उसको कि बाबा व्याधि उसकी बड़ी है और आप उसको मिसगाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पर अगर उस व्याधि को साध्य होने की अगर एक भी ऑप्शन आपके पास है, हाँ, साध्य होने की एक तो संभावना है, तो अगर आप एश्योरेंस दे रहे हो तो वो एक संभावना में भी वो ठीक होने की शक्यताएं ज़्यादा होती है। तो इसीलिए एश्योरेंस जो है, हार्ट के पेशेंट, ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट, उनको एश्योरेंस देना ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आधुनिक वैद्य शास्त्र में डराने का काम क्यों होता है? क्योंकि जो मेडिकल लीगल केसेस आते हैं सामने कि आपने बोला था वो ठीक हो जाएगा और वो पेशेंट ये हो गया, ऐसे जो क्रॉस बाद में होता है, उससे बचने के लिए हाँ, वो पहले से ही बोल देते हैं कि ये केस ही क्रिटिकल है, जो मैं देखता हूँ मैं करूँगा, ठीक करूँगा या ना करूँगा, ऐसे वो बोलता है, संदेह में बोलता है, पर केस बहुत क्रिटिकल है। अब इसमें क्या होता है, अगर केस सॉल्व हो गई तो सक्सेस भी उस डॉक्टर को मिल जाता है, और फेल भी हो गई तो भी उसने पहले से बोल लिया रहता है ना। तो इसके वजह से वो बोलते हैं कि पहले ही डरा देते हैं, एक भी ब्लॉक होगा तो पहले डरा देते कि आज कर दो, नहीं तो फिर मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता, है ना। उससे पेशेंट झट से रेडी भी हो जाता है और इसके वजह से वो डराने का काम होता है। पर हमारा काम है एश्योरेंस। हमारा चिकित्सा सिद्धांत है इस प्रकार से। तो मनोदैन्य जो है वो पहले दूर करना है व्याधि के प्रति, और वो अगर ठीक हो गया तो जो कुछ शक्यताएं हैं बचने की, जो कुछ चांसेस है ठीक होने के, वो ठीक होता है। ठीक है, हम किसी कागज पर थोड़ी लिख कर दे रहे हैं कि आप ठीक ही हो रहे हैं 100%, तो आप कुछ किसमें अटकते नहीं हो, पर बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, आगे चल बोलो, 1 घंटा हो गया, बोलो फटाफट। सर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी। बोलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में ना ग्राउंड लेवल पे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें फर्स्ट ईयर से ही कोरिलेशन करके पढ़ाया जाता है कि शुक्र का कोरिलेशन सीमन से। सेकेंड ईयर में मतलब अभी तक तो मैं ये समझती आ रही थी कि गुल्म मतलब उदर में एक तरह का कोई पिंड सा है। फिर मैंने फाइनल ईयर में आके अभिजीत सर का वो देखा लेक्चर, जहाँ उन्होंने बताया कि गुल्म एक तरीके का महाश्रोतस में होने वाला कोई शोध है। बराबर है ना। और मतलब हमारे पास जैसे मतलब जो बुक्स क्या होता है वो पढ़ाने का, वही तो बोल रहा हूँ। तो अभी आपको मालूम है कि क्या गलत है, बराबर है ना, और हर एक को पता चल जाता है इंटर्नशिप में, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के इसके वजह से, यूट्यूब की वजह से अच्छे लेक्चर्स आपको सुनने मिल रहे हैं, बराबर है ना। तो उसके इसीलिए आपको अभी पता चल रहा है कि नहीं कोरिलेशन करना है। दोनों पैथी अलग है, दोनों की फिजियोलॉजी अलग है, एनाटॉमी से लेकर सब कुछ अलग है, इसीलिए कोरिलेशन करना ही गलत है, बराबर है ना। जैसे मैं अगर किसी एलोपैथी के डॉक्टर को बोल दूं, अगर उसने ज्वर का पेशेंट हैंडल कर दिया तो मैंने बोल दिया, अरे आपने तो आमपाचन किया ही नहीं, आमपाचन करना चाहिए था आपको। हाँ, तो वो बोलेगा क्या बोल रहा है तू, है ना। क्यों बोलेगा वो ऐसा? क्योंकि उसके यहाँ ये प्रिंसिपल ही नहीं है। उसी प्रकार हम जब आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हैं और वो एलोपैथी के, अभी देखो ग्रुप है, अभी हमने बड़े अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, तो क्वेश्चन पूछते समय भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई एलोपैथी का व्याधि हो और उस पर ट्रीटमेंट क्या। ये बहुत आदत लग गई है हमें, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वही गलत है। तो जब पता तो चले कि आपको पता चले कि नहीं करना है कोरिलेशन, तब से तो चालू कर दो पढ़ाई इस प्रकार से कि आयुर्वेद के प्रकार से चालू कर दो, हमारी संप्राप्ति किस प्रकार से हो रही है, हमारा शरीर क्रिया किस प्रकार से है ना, हमारे शरीर में धातु उत्पत्ति किस प्रकार से, उस प्रकार से करो और फिर उस प्रकार से रिजल्ट पाओ। बेस एलोपैथी का, एनाटॉमी एलोपैथी की पढ़ी है, फिजियोलॉजी एलोपैथी की पढ़ी है, और फिर बाकी की संप्राप्ति आयुर्वेद की लगा रहे, ऐसे नहीं होगा। ऐसे बहुत गलत हो जाता है। तो जब पता तो चले, जब पता चले आपको कि नहीं कोरिलेशन करना है, तब से जो चालू कर दो आयुर्वेद की पढ़ाई, बराबर है ना। ठीक है। तो इसीलिए जब आप केस पूछते हो, ग्रुप में डालते हो, तब आपका जो फॉर्मेट है वो उस प्रकार से होना चाहिए। मैंने पेशेंट के हेतु देखे, मैंने पेशेंट का ये देखा, ये उपशय उसको मिल रहा है, ये अनुपशय उसको मिल रहा है, उसके पूर्व व्याधि वृत्तांत में ज्वर है, गुल्म है, अर्श है, ग्रहणी है, ये है, विष है, वॉटेवर है, हाँ ये है, ये पूर्व व्याधि है उसके,
हाँ, हेमंत ऋतु में उसकी व्याधि बढ़ती है, वसंत ऋतु में उसकी व्याधि बढ़ती है, ग्रीष्म, ये केस प्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य का, ना कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनएडी, उसकी हार्ट रेट ये है उसका, ये नहीं होना चाहिए। ये बाकी के लास्ट के पॉइंट रहे तो चलेगा, पर पहला जो है वो हमारा ये रहना चाहिए कि कौन से ऋतु में उसका बढ़ता है व्याधि, कौन से ऋतु में बढ़ता है व्याधि, का वेग कैसा है, वेग कब आते हैं, वेग आते हैं क्या नहीं आते, उसमें नियमितता है क्या, क्या खाने पर व्याधि बढ़ता है, क्या नहीं खाने पर ये हो जाता है। इस प्रकार से वो रहना चाहिए। वो पेशेंट संतर्पणजन्य है सर, ये पेशेंट अपतर्पणजन्य है सर, उसकी हेतु प्रमेय की ओर जा रहे हैं सर, इस प्रकार से एटलीस्ट जो है केस प्रेजेंटेशन होना चाहिए एक वैद्य का, बराबर है ना। तो इसी प्रकार अगर होगा तो ही चलेगा सब कुछ, तो ये आगे की ये होगी। कभी जो प्रश्न आते हैं तो उसी आधार पर आते हैं, सर उसको ये है, ये सिंड्रोम है और उसको क्या चिकित्सा दी, क्या उसको आंसर देना है ना। आपके पास प्याज का लीटर में कैसा, कितने रुपए लीटर है प्याज, ऐसा प्रश्न है, उस प्रकार का प्रश्न होता है ना, कि प्याज आपके यहाँ कैसे कितने रुपए लीटर है। तो प्याज तो लीटर में नहीं आप माप सकते, प्याज तो है वो केजी में बोलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से दोनों की जो संज्ञाएं है वो अलग अलग है, परिभाषाएं अलग अलग है, पैरामीटर्स अलग अलग है दोनों शास्त्र के, तो इसलिए प्रश्न भी उसी दायरे में आना ही चाहिए, है ना। हम वैद्य हैं तो वैद्य की तरह हमारा संज्ञाएं, हमारे ये सब चीजें रहनी चाहिए। सर आइडियल आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब एक हम दिनचर्या पूछेंगे पेशेंट की, पहले से दिनचर्या से शुरू होना चाहिए, काल, ये सब चीजें भी पूछनी होती है, जितने मैक्सिमम पूछ सके, जितना मैक्सिमम पूछने। प्रश्न ही प्रश्न को बहुत बहुवचन है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको मिलेंगे ना हेतु, उसको आपको फायदा क्या होगा, आप हेतु बंद कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा केस हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पहले ही पेशेंट आता है तो उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। और चलो एक प्रश्न लेंगे, हाँ बोलो। फर्स्ट टाइम पेशंट येतो सर, त्यावेळेस आपण मॅक्झिमम किती वेळ द्यावा, कारण कधी कधी पेशंट गैरर्थ पण काढतो, अरे किती वेळ लावले, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये वही बोल रहा हूँ, ये बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत नील है, सेकेंडरी है। हमारा फोकस ये रहना कि कुछ भी वो गालियां देने तो कुछ भी करें, हमारा जब तक हमें हेतु मिलते नहीं तब तक हमें प्रश्न पूछते हैं। हमारे दिमाग में संप्राप्ति का पिक्चराइजेशन क्लियर कट दिखना ही चाहिए। अगर दिखाई नहीं तो क्या ट्रीटमेंट करोगे आप, वही है ना। तो कई पेशेंट तो पामा का रहेगा, कई पेशेंट गजकर्ण का रहेगा। तो जिस प्रकार का व्याधि है आपको लग रहा है ये सार्वत लोकल है ना, इतनी की ज़्यादा हेतु बल है नहीं, ज़्यादा हेतु निकालने, तो उस पेशेंट को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बराबर है ना। पेशेंट गिरा है और आपके पास व्रण लेकर आया है, उसको थोड़ी आप हेतु अभी पूछोगे, वो अपघात हो गया, व्रण है ना। तो डिपेंड ऑन व्याधि है, व्याधि का कितने हेतु है, कब से है, उस पर डिपेंड है ना। आपके सामने संप्राप्ति का पिक्चराइजेशन आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये हेतु हो गए, ये गुण हो गए, और इस गुण से ये व्याधि हो गया, फिर चिकित्सा सूत्र आ गया, फिर क्या कौन से द्रव्य सिलेक्शन करनी है वो आ गए, है ना। तो जब तक वो नहीं आता, हम बहुत से पेशेंट में हम ऐसे करते, पूछते फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर पूछते वो भी बताता है, बहुत टाइम लेते हैं, फिर समझ रहा है ना, बहुत टाइम होता है। फिर जब तक वो क्लिक नहीं होता, अरे ये हेतु हो गया, अरे ये हो गया, तब तक क्या है, हमारा काम है पूछना, और पेशेंट को अच्छा लगता है। ध्यान रखो कि अभी का जो समय है कि पेशेंट को कोई पूछता ही नहीं। ज्वर का पेशेंट आ गया तो टाइफाइड मलेरिया की टेस्ट लेकर भेजते हैं, पूछता ही नहीं और कब ज्वर आता है, ज्वर का पैटर्न कैसा है, क्या खाया था तो ज्वर आया, ये कोई पूछता ही नहीं। डायरेक्ट टेस्ट करो, बाद में आओ मेरे पास, पेट में दर्द है सोनोग्राफी करो, अरे कहाँ दर्द है, दर्द का स्वरूप कैसा है, क्या खाने के बाद, ये कोई पूछता ही नहीं। और जब आप पूछोगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। बोलने वाले डॉक्टर बहुत कम हो गए हैं, तो आप जब प्रश्न पूछेंगे तो पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो भी इरिटेट होते हैं, तो फिर वो क्या है ना, शब्द असहिष्णुता के पेशेंट है, रसक्षय के पेशेंट है, वो भी व्याधि हेतु देखना आप, है ना। वो लक्षण ही देखना, अगर वो इरिटेट हो रहा है तो वो क्या देखना, वो लक्षण स्वरूप ही देखो, है ना। सर हाँ, हमें ना मॉडर्न में कितना आना चाहिए, आना ही चाहिए। विद्याम अधीतये वेदवाह इति वैद्यः, उसको सभी विद्याएं आनी चाहिए, तभी वो वैद्य है ना। तो ऐसा नहीं कि आप उसमें ही माहिर हो, ऐसा नहीं,
तो जितनी ज़रूरत है उतनी तो आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पेशेंट आने वाला मेटफॉर्मिन भी लेकर आएगा। आपको मेटफॉर्मिन का भी फार्माकोडायनामिक मालूम चाहिए, फार्माकोलॉजी मालूम चाहिए, है ना। आपके पास पेशेंट आएगा वो एमोक्सिलिन भी लेकर आएगा, तो आपको वो भी एंटीबायोटिक का फार्माकोलॉजी मालूम चाहिए। 2 एंटीबायोटिक है तो आपको उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी मालूम होना चाहिए। कोई एंटीबायोटिक इस मॉलिक्यूल में है तो उस मॉलिक्यूल का आपको सब कुछ मालूम रहना चाहिए। ये धीरे धीरे होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा कि एक दिन में ही होगा, एक महीने में होगा। ये शास्त्र अध्ययन बार बार होने वाली चीज़ है। बार बार आपके सामने कठिनाइयाँ आएंगी, बार बार आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको उत्साहित करेगी, आपको पढ़ाई करनी है। और ये अपूर्णत्व ही आपको पूर्णत्व की ओर लेकर जाता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जब आपको लगे कि नहीं मुझे सब कुछ अभी आ रहा है, अभी कुछ पढ़ने की जरूरत, तो समझ लेना आप बहुत ही अपूर्ण हो, तो समझ लेना आप फेल हो। आपको बार बार लगना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरी है। जब जब उठे तो लगना चाहिए कि मुझे मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे फार्माकोलॉजी भी पढ़नी है, मुझे ये भी पढ़ना है, आयुर्वेद। ये जो सतत जो है अपूर्णत्व, यही आपको पूर्णत्व की ओर लेकर जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो इंटर्नशिप है, तो बहुत टाइम है अभी। एलोपैथी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सभी पढ़ना है, ठीक है ना। और बहुत टाइम मिलता है एक्चुअली, इंटर्नशिप में मिलता है, बाद में मिलता है, जब प्रैक्टिस में पेशेंट कम होते हैं तब टाइम मिलता है। तो साइमल्टेनियसली दोनों पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिलता है। ऐसा है। इंटर्नशिप में ऐसा है ना कि अभी इतना कॉन्फिडेंस मुझ पर नहीं आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 मतलब ये बीएमएस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करूंगी। हो जाता है कॉन्फिडेंस। देखो एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ऐसे आएगा अरे आज आ गया, ऐसे नहीं है वो चीज। हाँ, कि आप सुबह उठ कर अरे आज ही आया, वो इतने देर कहा था, ऐसे नहीं है वो, ठीक है ना। जब आप नित्य अध्ययन करते जाओगे, आप फल की अपेक्षा मत करो कि कब आएगा कॉन्फिडेंस, जब आएगा तब मैं प्रैक्टिस करूं, ऐसा मत सोचो। आपका काम है अभी क्या है, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। अभी आप कोई बोल रहा है कि आपको हॉस्पिटल डालो, नहीं, आपका काम है अभी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटर्नशिप है, पेशेंट देखो, मॉडर्न देखो, आयुर्वेदिक देखो, ये देखो वो, ये आपका अभी काम ये है। जब ये नित्य होते जाएगा तो एक स्तर ऑटोमेटिक आएगा कि आपको लगेगा अरे अभी मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे होने वाली चीज है, ऐसा नहीं है आज दूध पियो और कल ताकत आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मत ये सोचो कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत मेरे पास एक दो ऐसे हैं कि वो बोले कि अभी मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एलोपैथी करूँ या आयुर्वेदिक, दोनों में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा, पहले सिर्फ अध्ययन करो। अभी का आपके सामने ध्येय क्या है? अध्ययन। काल के अनुसार आपके ध्येय बदल लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो अभी ये मत सोचो कि कब होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा क्या, ऐसा मत सोचो। अभी काम है वो करो सिर्फ। अभी इंटर्नशिप करनी है, अभी वैरायटी ऑफ पेशेंट देखने हैं, अलग अलग जगह जाना है। एमएस के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कोई वैद्य नज़दीक है उसके पास जाओ, जाओ। हाँ, वैरायटी ऑफ पेशेंट देखो, वैरायटी ऑफ दवाइयों की पढ़ाई करो, सब कुछ करो। अभी कलेक्शन का टाइम है आपके पास। अभी आपको किसी को कुछ बांटना नहीं है। अभी जितना कलेक्ट करना है उतना कलेक्ट करो, ठीक है। जब बांटना होगा तब आपकी जो झोली है वो पूरी भरी हुई रहनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप अभी बोल रहे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बांट सकूंगी कि नहीं सकूंगी। अरे अभी कहाँ कॉन्फिडेंस आएगा, अभी तो झोली भरने का समय है ना, ठीक है। फिर भी सर एक न्यू कमर जब ओपीडी चालू करते तो दोनों बाजू से स्ट्रेस रहता है ना, इकोनॉमिकल रहता है ना। प्रैक्टिस वही मैंने पहले ही वो मैंने सॉल्व कर दिया है कि हमें जो है सर्विस करनी है। हमारा आनंद जो है वो करने में है, फल में नहीं है, ये पहले निश्चित कर दो। हाँ, हमें कौन सा व्यक्तित्व स्वीकारना है, अभी जो लेक्चर का पहला मैंने पार्ट उसमें ही लिया है, वो पहले वापस से सुनो। तो व्यक्तित्व हमारा निश्चित करो, हमें करना क्या है, ठीक है ना। मुझे मनी मेकिंग करनी है, मुझे पैसे ही ज़्यादा कमाने, मुझे ज़्यादा, ऐसे करोगे तो पेशेंट बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा काम है ये करना। हमारा आनंद है कि मैं एक पेशेंट अच्छे तरह से हेतु निकाल कर, अच्छी तरह से संप्राप्ति भंग करके, अच्छी तरह से मैं उसको ठीक करूं और वो पेशेंट बोले कि मैं अभी ठीक हो गया। ये एक पेशेंट का आनंद है, वो भी काफ़ी रहता है, बराबर है ना। तो पहले उसमें आनंद मानो कि हमें करना क्या है, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाती है कि पेशेंट बढ़ना, पैसे कमाना, ये सब चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। पहले खुद एडजस्ट हो जाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं,
बाकी के दायरे के बारे में सोच रहे है ना। हमारा दायरा क्या है उसके बारे में। रोज उठने के बाद एक 5 श्लोक रोज बाइट कर सकते हो, नहीं करते हम। टाइम रहता है कर सकते हैं, नहीं करते हम। हाँ, वृद्धि के श्लोक, क्षय के श्लोक, दुष्टि के श्लोक, अलग अलग श्लोक है जिसमें लक्षण समुच्चय है, निदान के सब श्लोक। हमें बाहट है क्या? पांडु का श्लोक पूछा, कितने लोग प्रैक्टिशनर बोल पाएंगे? पूर्व रूप नहीं बोल पाते। हम नहीं उस प्रकार से पढ़ाई करते। हमें फल के बारे में बहुत सोचते हैं, आएंगे क्या, लोग क्या सोचेंगे, पेशेंट क्या सोचेंगे, मेरी दवाई लेंगे क्या, ये होगा क्या। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, और जो सोचना चाहिए वही नहीं सोचते। रोज पिछला महीना और ये महीना, इस महीने में पिछले महीने से मैंने कितने श्लोक ज़्यादा बाहट किए, पिछले महीने से मेरे शास्त्र अध्ययन मैंने कितना ज़्यादा किया, पिछले महीने मुझे ये अर्श व्याधि अच्छा से समझ नहीं पा रहा था मैं, इस महीने में मुझे समझ में आ रहा है क्या। इसमें हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। बाकी की जो प्रोग्रेस है वो ऑटोमेटिक हो जाती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। हाँ, और ये विचार कामयाब हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा फोकस यही रखो। अभी ये 3rd ईयर के भी बच्चे हैं, इंटर्नशिप के हैं और प्रैक्टिशनर भी है। हमारा फोकस रहे। अभी देखो हमारे सामने पांडु का पेशेंट आ गया, अरे हमने उसका निदान पांडु कर दिया, पर मुझे पांडु का पूर्व रूप ही नहीं याद था, श्लोका ही नहीं याद था। झट से याद करना चालू कर दो। नेक्स्ट टाइम जब पांडु का पेशेंट आया तो पूर्व रूप हमें याद रहने चाहिए, उपद्रव हमें याद रहने चाहिए, पांडु की चिकित्सा सूत्र हमें याद रहने चाहिए। जब नेक्स्ट पेशेंट आएगा तब जो आपने आज ट्रीटमेंट दी है उससे कई गुना अच्छी ट्रीटमेंट, कई गुना कम से कम दवाई, कई गुना प्रिसाइज ट्रीटमेंट आप नेक्स्ट टाइम दे पाओगे। ये चैलेंज रोज खुद को करो, खुद से। ठीक है ना। प्रैक्टिशनर हो तो क्या हुआ, श्लोका तो करना ही चाहिए, पाठ तो करना ही करना है, उसके बाद अवबोध है, तो वो होता ही नहीं। दूसरी बात, हमें समय नहीं मिलता, ऐसा होता ही नहीं। बहुत समय मिलता है, हमें बहुत समय मिलता है। ये सब अंधश्रद्धाएं हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। स्पॉट सिलेक्शन करना, वो मेरे शहर में आयुर्वेदिक नहीं चलता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ये सब इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये सब कुछ होता है, हमने सिर्फ उसको प्रेफरेंस नहीं दिया रहता है। हमने दिन में 1 घंटा तो मिलता ही है किसी भी बिजी इंसान को कि वो कर पाए। तो एक व्याधि, रोज एक ही व्याधि पढ़ना है मुझे, कब पढ़ो। टीका वचन हमारा कितना हुआ था, सालों साल टीका वचन हुआ था, उसके बाद किसने पढ़ा कि मैं उसके बाद 1 पेज मैं रोज पढ़ूंगा? हुआ नहीं। कठिन जा रहा है, नहीं पढ़ूंगा, अरे क्यों? ऐसे नहीं होगा ना, जाएगा कठिन। आज गलतियां होगी, कल गलतियां होगी, 10 बार गलतियां होगी, 100 बार गलतियां होगी, 101 बार ऐसा समय आएगा कि उसमें गलतियां नहीं होगी, और समय आने नहीं देते हम, बराबर है ना। तो इसीलिए ये नित्य अध्ययन की चीज है। अगर आपको अच्छे से करना हो, और ये नित्य अध्ययन के लिए आपको उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए, आपको उसके प्रति लगाव होना चाहिए। ये बंधन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लगनी चाहिए। आपको ऐसे लगना चाहिए, सोचना अरे आज मैंने वो किया ही नहीं जो मुझे करना था, वो मैंने पढ़ना था वो मैंने पढ़ा ही नहीं, और गलती हो गई, उठकर आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे उस प्रकार से आपका दिनक्रम होना चाहिए। वो होता नहीं, क्योंकि बंधन नहीं रहते, एग्जाम नहीं रहती। आज का नहीं किया तो कल में करूंगा, उससे थोड़े कल के पेशेंट पर मेरा कुछ होने वाला है, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। अगर इस प्रकार से हमने किया, जैसे मैंने बोला कि आप पांडु का पेशेंट आया, मैंने याद ही नहीं मुझे श्लोक, मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, चलो मैं आज श्लोक करूंगा, पांडु वापस से पढ़ूंगा, श्लोक बाहर करूंगा, उसकी टीका थोड़ी थोड़ी पढ़ूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब पांडु का पेशेंट आएगा तो आपकी ट्रीटमेंट और प्रिसाइज होगी। उसके बाद आपको लगेगा नहीं मुझे और भी इसके दायरे पढ़ने हैं पांडु के, आप फिर और पढ़ोगे। उसके बाद जब पांडु के पेशेंट आएंगे, ये मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब आपकी चिकित्सा में जो प्रिसाइज है वो ज़्यादा आएगा और सक्सेस रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ऑटोमेटिक वो पेशेंट 4 लोगों को बोलेगा कि उस वैद्य के पास जाओ, अरे एक ही दवाई दी और ठीक कर दिया। जो ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा जो किसी डॉक्टर ने आज तक मुझे पूछा ही नहीं था। ये कब होगा? ये इसी मार्ग से होगा। हम किस मार्ग का सोच रहे हैं? डायरेक्ट आगे का सोच रहे हैं, वो पेशेंट कब डबल करेगा, वो मल्टीप्लाई कब करेगा, ये हम सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे इधर से मार्ग है वहां तक जाने का, बराबर है ना। हम पहले ही सोचा है कि अरे होटल में जाएगा, वड़ा पाव मिलेगा नहीं मिलेगा, इडली डोसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पहले होटल में तो जाना चाहिए ना हमें, फिर आगे का क्वेश्चन है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले से ही हमने निर्धारित किया रहता है कि अरे डोसा होगा ना तो खराब ही होगा, उसमें मक्खी गिरी रहेगी, अरे क्या पता डोसा होगा भी। पहले से ही हमने क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में बनाए रहते हैं, होटल में ही गए नहीं रहते।
तो पहला हमारा काम है अच्छी तरह से होटल सिलेक्शन करो, होटल में जाओ पहले, है ना। तो ये जो है ना वो वही राजमार्ग है, ये मैं बोल रहा हूँ वो, है ना। बराबर है ना, एग्री करते हो ना आप? सर शास्त्र को कैसे पढ़े, मतलब अभी तो जैसे हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन है। देखो क्या है मालूम है, बहुत से प्रश्न आते कि कौन से कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़े। हाँ, ये भी सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको नई संस्कृत आ रही है, मत आने दो, हिंदी अनुवाद है पढ़ो, पहले इसका अनुवाद, इस लेखक का अनुवाद पढ़ो, फिर उस लेखक का अनुवाद पढ़ो, फिर दूसरे लेखक का, एक अष्टांग हृदय अनेक लेखकों ने लिखा है, हर एक का अनुवाद पढ़ोगे तो आपके मन में खुद का एक डिसीजन मेकिंग रहेगा। अरे ये 2-3 वैद्य तो एक बोल रहे हैं और ये गलत बोल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये गलत बोल रहा है, ताकि आपको समझ में आएगा ये गलत है, ये 3 बराबर है। फिर आपको धीरे धीरे लगेगा कि अरे मैं अब श्लोका भी पढ़ूं, अब अनुवाद तो बहुत पढ़ लिया है ना, तो श्लोका पढ़ो, उसके नीचे का थोड़ा थोड़ा टीका पढ़ो, तो आप एक एक श्लोक की टीका। अब देखो जो मुख्य श्लोक है, जैसे दधि का श्लोक है, मधु का श्लोक है, अलग अलग जो श्लोक है, सिद्धांत रूप के जो श्लोक है, उसकी टीकाएं आप रोज पढ़ सकते हो। 10 लाइन संस्कृत की पढ़ना कठिन बात नहीं है, है ना, क्योंकि उसका अल्फाबेट्स आपको आते हैं, बहुत सी उसमें से जो धातु हैं वो आपको डिक्शनरी में मिल सकते हैं। मोबाइल पे इतने ऐप्स है प्ले स्टोर में, धातु से लेकर अव्यय से लेकर अलग अलग ऐप है। हाँ, तो आजकल जो इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत इजी हो गया है, पर कोई निकालना ही नहीं चाहता, ये चीज़ है। तो आप वो धातु डाल दोगे तो धातु का रूप आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो उतना पैराग्राफ जो 10 लाइन का है, उस श्लोक का दधि का होगा तो उसका नीचे का अरुण दत्त ने क्या बोला है उस पर, हेमाद्रि, उतना ही सिर्फ दिन में पढ़ो। दिन में 10 संस्कृत की लाइन पढ़ना कुछ कठिन बात नहीं है। धीरे धीरे क्या होते जाएगा, आपको रुचि बढ़ने लगेगी, आपको लगेगा अरे अरुण दत्त ने अगर ये बोला है, ये किसी लेखक ने लिखा ही नहीं है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पढ़नी चाहिए थी मुझे, तो आपकी रुचि और बढ़ेगी। फिर आप क्या करोगे, जब जब श्लोका किसी का पढ़ोगे उसकी टीकाएं भी पढ़ने चालू करोगे। आज 10 लाइन पढ़ लेगी, आज 10 लाइन आपने पढ़ा तो 6 महीने के बाद अब 12, 15, 30 लाइन पढ़ने लगेगा, उसकी आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। फिर आप आधा पेज पढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपकी जो क्षमताएं धीरे धीरे विकसित होगी और उसमें रुचि भी आएगी। ऐसे नहीं है उसको आपको पढ़ने समय दर्द होगा, है ना। तो हर टाइम पे रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको सच में रुचि है क्या, नहीं है तो जबरदस्ती करके कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। रुचि अगर नहीं है उस शास्त्र के अध्ययन में तो जबरदस्ती से पढ़ने, अब हाँ इससे पैसा बहुत मिल रहा है इसलिए पढ़, ये एम नहीं होना चाहिए और इससे कुछ होगा भी नहीं। आपको रुचि चाहिए, निस्सीम भक्ति चाहिए, आपको उसके प्रति प्रेम चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार से आपके भाव होना चाहिए, तभी जो है उसके फल मिलते जाते हैं। 10 लाइन दिन में पढ़ना संस्कृत के बहुत इतना कठिन कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी पड़ती थी जब ये पढ़ता था। तो धातुएं निकालो, वो धातुओं का अध्ययन करो, आखिर है कितनी धातुएं, इतनी है तो सभी लेके देखेंगे। इस प्रकार से खुद को ही चैलेंज कर दो, है ना। वोकैबुलरी बढ़ाओ आपकी संस्कृत की। 10-12 चैप्टर अगर आपने खुद के पढ़ लिए, किसी भी चरक के चक्रपाणी टीका पढ़ ली या फिर अरुण दत्त की ये पढ़ लिया, 10 चैप्टर अगर पढ़ लिए तो 11वां चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है पढ़ने में। आपको वो लेखन शैली आती है, वही क्रियापद, वही धातुएं, वही अव्यय, वही संज्ञाएं वापिस आने वाली होती है। तो 11वां चैप्टर बहुत इजी रहता है। पर वो उसके लिए 11वां चैप्टर अच्छे तरह से पढ़ने के लिए 10 चैप्टर का जो ये है स्ट्रगल है वो करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये करते समय आनंद मिलना चाहिए आपको। ये करते समय आपको सिर दर्द नहीं होना चाहिए। ये करते समय आपको लगना नहीं चाहिए यार चल रही है ना प्रैक्टिस, अब क्या ज़रूरत है इसकी। ऐसे अगर भाव हो रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हम क्या हर टाइम फल ही देखते हैं हर चीज़ का, और फिर क्या होता है फल आगे आगे जाता है और हम पीछे पीछे जाते हैं। तो रास्ता भी कभी कभार देखना चाहिए, है ना, कि अगर ये मैं करूँगा फ़ायदा हो ना हो, मैं मेरे पसंद के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे ना तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, ठीक है। हेलो, बोलो। सर अगर हम अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहे तो हमें मिनिमम कितना बजट अपना रखना चाहिए? दवाइयों का कि किसका? सर मतलब पूरा, जैसे अगर हम अपना न्यू सेटअप स्टार्ट करना चाहें। डिपेंड है आपका एरिया,
डिपेंड है आपका। ये देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा सेटअप करने के बाद बहुत ही बड़े पेशेंट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे 12 साल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो 175 स्क्वायर फीट का क्लिनिक है। अभी मैंने 1500 स्क्वायर फीट का सब कुछ चालू कर दिया है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पहला ही बड़ा होना चाहिए बम्ब। हाँ, आपको पास पेशेंट आते हैं, मिनिमम सेटअप पे ही भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो दवाइयाँ जो है वो चालू में अगर आपको चालू करनी है तो एक 20-25 हज़ार में सब दवाइयाँ आती है, चूर्ण से लेकर गुगुड़, छोटे छोटे कम मात्रा में। हाँ, दवाइयाँ। और रही बात क्लिनिक की, तो आप रेंट पर भी ले सकते हो, कम से कम रेंट पर, जहाँ गाड़ी आ सके, जहाँ पेशेंट की कार आ सके, ऐसा स्पॉट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर वो मार्केट में नहीं है तो आपको रेंट भी कम भरना पड़ता है। तो डिपेंड है आप कितना पैसा डालने वाले हो, कितना कैसा खर्चा करने वाले हो, उस पर है डिपेंड, है ना। कहाँ पे डालने वाले हो उस पर भी डिपेंड है। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट में डेंटिस्ट को भी ज़्यादा लगता है, उसकी जो चेयर है वो भी 8 लाख की आती है ना। तो उस 8 लाख में तो आपका क्लिनिक का पूरा डिज़ाइन हो जाता है। तो इतना नहीं हमें करना है। तो बाकी के लोगों से हमें बहुत ही कम लगता है, इतना मैं बोल रहा हूँ। बाकी कोई भी हार्डवेयर का भी दुकान डाल दिया तो भी उसको अच्छा फर्नीचर करना पड़ता है, ठीक है ना। हमारा तो बहुत ही कम इसमें चालू हो जाता है, अगर चालू ही करना हो तो। ठीक है। सभी दवाई रखने की, कम से कम मात्रा में सभी दवाई आपके पास रहने चाहिए, शस्त्र रहने चाहिए। चाहे वो वेस्ट हो, नहीं पेशेंट आया मुझे फेंकना पड़ा, चलने दो, पर आपके पास रहना चाहिए। कब किसका उपयोग आए, अरे नहीं मेरे पास वो दवाई नहीं थी फिर मैंने, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप पूरे शस्त्र के साथ तैयार रहनी चाहिए। फिर आगे अलग अलग लेक्चर में मैं बाकी ये चीज़ें समझाऊंगा ही। पर फिर हमारे यहाँ कौन सी व्याधि ज़्यादा है, उस व्याधि पर ज़्यादा पढ़ाई करो। आपके एरिया में विशिष्ट व्याधि प्रभाव रहता है, उस पर अध्ययन करो, उसकी ऐड करना चालू करो, ताकि उस व्याधि के पहले पेशेंट आपके पास आए, वो पेशेंट आप मल्टीप्लाई कर पाए, तो उस पर ध्यान दो। अभी ऋतु कौन सा चल रहा है, उस ऋतु में कौन सी व्याधि का बल ज़्यादा होगा, कौन सा दोष प्रकोप ज़्यादा होगा, उस पर कौन सी व्याधि है, उसकी जाहिरात हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी कुछ जो भी हो आप कर रहे हो, पेपर में पैम्पलेट डाल रहे हो वो भी हो, तो उसका विचार करो। आयुर्वेद से अगर विचार चालू करें तो आपको बहुत सी बाकी की चीज़ें भी इजी हो जाती है कि किस व्याधि का अभी प्रभाव ज़्यादा है और किस ये इसमें करना है। अभी ग्रीष्म ऋतु आएगा तो पहले से आपको मालूम चाहिए कि हमें क्या, हमारे क्लिनिक में चंदन चाहिए, हमारे क्लिनिक में वाड़ा चाहिए, हम दुर्वाघृत बनाना चाहिए, हमें वासावलेह बनाना चाहिए। तो ये पहले से ही प्लान होना चाहिए। ये पहले से ही प्लान होना चाहिए कि बाद में आगे 1 महीने के बाद कौन से पेशेंट आने वाले हैं, ये प्लान पहले से ही होना चाहिए, ठीक है। और उस प्रकार से एडवर्टाइज, उस प्रकार से जो कुछ आप कर रहे हो वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये युक्ति प्रमाण से सब कुछ आएगा। अभी ग्रीष्म ऋतु आ रहा है और आपने निर्गुंडी ज्यादा भर दी, बाकुची ज्यादा भर दी, फायदा नहीं। आपको पेशेंट अभी कौन से आने वाले, तो उस पर आपके द्रव्य कौन से लेने वाले वो भी चालू करो। बोलो। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे अभी हम। बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। सर, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ना इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अग्निकर्म है, रक्तमोक्षण है, इसमें बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आपको बहुत ऐसे दिखाया गया है कि नहीं मिलता, ठीक है ना। एक बार रात को मैंने रुग्ण को मूत्राशमरी को बस्ती दी थी और सुबह उसका अश्मरी पतन हो गया। ये इंस्टेंट रिलीफ नहीं है क्या? कौन अश्मरी पतन इतने जल्दी कर सकता है? तो ऐसे आप ये मत देखो कि क्या नहीं है, क्या है उसके तरफ देखो, बराबर है ना। किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते समय, किसी भी चीज का अध्ययन करते समय उसमें क्या है, क्या उसकी मैं संभावना किस लिमिट तक उसका अध्ययन मैं कर सकता हूं, उसके प्लस बल स्थान क्या है, उस पर ध्यान करो ना, है ना। तो आपको ज्यादा दिखने लगेगा। आपका नजरिया आपने ऐसा बनाया, अरे ये नहीं हो सकता, वो ये कहाँ है इसमें, ये कहाँ, तो आपको वैसे दिखेगा। तो इसी प्रकार है सब कुछ, जैसा नजरिया वैसे दुनिया दिखेगी। थैंक यू। ठीक है, अभी 1.5 घंटा हुआ है। आज का हम डिस्कशन यहाँ रुकेंगे। ऐसे डिस्कशन हम कभी और किसी दिन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।